मैं लुटवाना चोर पसंद है। मैं चोर हाँ। अपने बाप का नौकर क्यों समझते हैं? अरे कराची में मुश्किल है यार, पापा हूँ आपका। वेलकम टू कॉफी विद पारस। ये आपका अपना पाकिस्तानी गेमिंग कम्युनिटी का और टेक कम्युनिटी का पहला टेक टॉक शो है, जिसके अंदर आपके पास हम लोग लेके आएंगे कड़वे सच, जिन सच्ची बातों से लोगों को मिर्चें लगेंगी और आग लगेगी। ठीक है, हम वो सच्ची बातें आज लोगों से कहलवाएंगे और उनसे पूछेंगे, और वो इन बातों के जवाब भी देंगे, ज़रूर देंगे। क्योंकि ये आज हॉट सीट पे हमारे साथ जो हैं नुमान भाई हैं, AK डड्डू चार्जर। ठीक है, जिन्होंने जो इतने फेमस हैं, ठीक है, इतने फेमस हैं ये भाई हमारे कि आजकल जो है ना रैम से ज्यादा फेमस डड्डू चार्जर है। आया हुआ था कल शाहरुख खान मेरे साथ ही बैठा रहा, कहते इन्वेस्टमेंट करनी है। मैं कहा नहीं यार, मैं छोटे मोटे लोगों से नहीं लेता पैसे। नुमान भाई से हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, पहले नुमान भाई का हमने इंट्रोडक्शन करवा दिया। नुमान भाई का डड्डू चार्जर के नाम से गेमिंग स्टोर है, रावलपिंडी में भी है, लाहौर में भी एक ब्रांच थी। ठीक है, वो लाहौर वाली ब्रांच तो फोत होगी, दोबारा जिंदा करेंगे उसको। चलें इंशाल्लाह जिंदा करेंगे। आप कराची में बनाएंगे? नहीं, किसी और हम लाहौर में ही आएंगे। चलें ठीक है। कराची में, अरे कराची में मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल। कराची वाले फ्रेंड हो जाएंगे। नहीं, कराची में सर कंपटीशन करने के लिए बंदे को भी जायंट होना चाहिए। वहाँ बहुत बड़ी जायंट्स हैं, वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे जाना है तो मुझे लगता है कराची इज बेटर, रिटेल लेवल पे लाहौर। आपको मैं एक बड़ी मजेदार बात बताऊं, हमें ज्यादा जो वाइट मार्केट मिलेगी ना, ठीक है, वो मिलेगी सियालकोट। हाँ ये भी है, फैसलाबाद से भी अच्छी। सियालकोट में कोई भी पाए का बंदा नहीं है, कोई भी। ऐसे तो बड़े शहर है, सोचेंगे बहुत बहुत अच्छी मार्केट है, पाकिस्तान है। ठीक है, चलें हम अब अपने पॉडकास्ट की तरफ आते हैं। आज हम सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं नुमान भाई से। ठीक है, डड्डू चार्जर ये नाम सिर्फ मजाक था या पहले दिन से प्लान था? पहली बात है, प्लान हो तो ऐसा नाम ही ना होता, ये मैं भी ना रखता। ऐसा तो नहीं होता ना, वो माजा स्लेंसरों वाला नाम लोग रख लेते हैं। वो कौन सा उसने प्लान किया होता है कि मुझे कोई माजा बोले, या फिर ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं। तो खैर वो डड्डू चार्जर ऐसा कोई प्लान नहीं था। मेरा पहले चैनल का नाम था डिस्को मौलवी। डिस्को मौलवी? हाँ, ये आपको भी नहीं पता? हाँ नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे कॉलेज में लोग बोलते थे डिस्को मौलवी। वो डिस्को तो वो मैं रोस्टिंग वीडियोस बनाता था, डक्की भाई से इंस्पायर्ड थे हम तब। अच्छा, लेकिन हमारा नहीं चल सका मंजन वो वाला। ठीक है, तो मैंने कहा नहीं यार, ये तो गलत काम हो गया, तो अब इसको चेंज करते हैं, नाम को टेक रिव्यूज करते हैं, शौक है इन चीजों का। तो वो लड़के तो क्या कहता है यार, डड्डू चार्जर नाम रख दे, बाद में सोचते हैं। रैंडम मैंने भी रख दिया, बैठे बैठे लोगों भी इस तरह यूं जहन में कुछ था हल्का, वो गूगल से निकाला, मिक्स किया, डड्डू बना के डाल दिया। तो बस वो दिन और आज दिन वो बेचारा ना नाम चेंज हो सका ना मैं चेंज हो सका, वो डड्डू चार्जर रह गया। डड्डू चार्जर फेमस हो गया सर, वो इतना हो गया, लोगों को पता लग गया और नाम लोगों को याद हो जाता है, रिमेम्बरेबल है ना, एक दफा सुन लो तो भूलता नहीं है बंदा। तो मुझे लगता है बड़ी दफा सोचा नाम चेंज करूं, लेकिन अब ये सही है। ना? ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है मेरा एज अ, अभी तो मैं पीवीटी एलटीडी करने लगा था, नहीं किया, लेकिन ट्रेडमार्क प्रॉपर रजिस्टर्ड है मेरा। जबरदस्त। मेरी वेबसाइट, मेरा नाम, लोगो, इवन लोगो रजिस्टर्ड है। क्योंकि चोरी मैं टीएम, हाँ मैं टीएम लिख सकता हूँ साथ, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, कब रियलाइज हुआ कि नाम से ज्यादा ब्रांड इंपॉर्टेंट होता है? ब्रांडिंग इंपॉर्टेंट है या नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है? वही बात देखें, चीजें तो दोनों इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नाम इतना इंपॉर्टेंट है। नाम से ज्यादा ब्रांडिंग, मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है। नाम जैसा मर्जी है आपका। हाँ देखो, अब मेरा नाम थोड़ा अपीलिंग एकदम याद हो जाता है, ये एक मार्केटिंग की पॉजिटिव टर्म है। चलो इसी तरह आपका नाम भी यूनिक ही है, पारस, हर बंदे का नाम नहीं होता, लेकिन ये है कि अब आपका पारस टेक है और फलाना टेक ये थोड़ा कॉमन हो जाता है, लेकिन स्टिल वो बिल्कुल ही डिफरेंट है ना, वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो इस तरह का पॉजिटिव अगर इम्पैक्ट है नाम में तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई। लेकिन मेरे में नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत है। मैं किसी कंपनी में जाता हूँ, बैंक अकाउंट खुलवाने जाता हूँ, वो मुंह देखते हैं डड्डू चाचा गेमिंग स्टोर, ये क्या है, तो वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है ना। किसी कॉर्पोरेट में मेरी अगर कोटेशन जाती है तो मोस्टली मेरे नाम की वजह से रिजेक्ट हो जाती है, ये पता नहीं कोई फेक तो नहीं है जो मुझे नहीं जानता। तो मेरा वो एक नेगेटिव, आपको एक अपनी सेकंड, तो ये है कि नाम एक एवरेज होना चाहिए, बहुत ज्यादा ऐसा भी ना हो वैसा भी ना हो, लेकिन ब्रांडिंग आपकी मैटर करती है। गेमिंग से रिलेटेड अगर देखा जाए तो आपका नाम बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, लेकिन अगर आप किसी प्रोफेशनल जगह जाएंगे तो वो एक एम्बैरेसमेंट बन सकती है। तो इसलिए नाम भी थोड़ा सा ऐसा हो जाए, पर मुझे मेरे नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा इसी से काम चला है, इसी से मुझे लोग जानते हैं और आई एम हैप्पी विद इट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट्स ग्रेट आंसर। आज अगर कोई नया बंदा आता है और कहता है कि डड्डू चार्जर क्या है, तो क्या जवाब देते हैं? यानी कि कोई बंदा बिल्कुल हक्का बक्का रहता है कि क्या कहूँ, पापा हूँ आपका। मतलब क्या पूछते हैं, क्या मुझे सवाल समझ नहीं आया। नहीं, जैसे कि कोई आगे कहता है क्या है ये कैसा नाम है, वही अच्छा, ये कैसा नाम है, ये दोबारा सवाल कर लो, मैं पूछ लेता हूँ। ठीक है,
बंदा आता है आके पूछता है आपसे कि भाई ये नाम की तड़ा डड्डू 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 ये मतलब यार डड्डू चाचा क्या है यार, ये कैसा नाम है? ये कैसा नाम है? ऐसे कहता है कोई, तो क्या कहते हैं आप? मैं मुझे कहता बस बस है नाम भाई। अब मैं क्या आपको अच्छा लगा है, मैं पहले पूछता हूँ। कहता हाँ है तो याद हो गया। मैं याद हो गया है ना, भूलोगे नहीं ना दोबारा। यही खास बात है कि जो गेमर नहीं भी है वो मेरे बोर्ड पे पढ़ के जाता है ना, वो कहता है डड्डू चार्जर कोई पूछेंगे ना यार, कुछ है यहाँ पे, डड्डू चार्जर कोई देखा है यहाँ पे, वो एकदम बताएगा वो फलानी जगह शॉप है, क्योंकि वो नाम ऐसा है, वो गुजरने वाले भी देखते हैं तो उनको याद रह जाता है। तो ये ठीक हुआ है। मतलब मैंने बताया बड़ी दफा सोचा नाम चेंज करने का। मैंने डीसी टेक करना था, नहीं किया। फिर मैंने कहा नहीं, हाँ लेकिन एक अलग से कंपनी रजिस्टर में करा रहा हूँ जिसमें एज अ कॉर्पोरेट के लिए मैं वो भेजूंगा। इसको हम यहीं पे रखेंगे, सोशल मीडिया के लिए और इन चीजों के लिए बेस्ट है। दैट्स अ ग्रेट आइडिया। सचिन दसो, अगर डड्डू चार्जर ना होंदा ਤੁਹਾਡਾ कंपनी ਦਾ, ठीक है, ਤੇ आवाम फिर भी ਇੰਨੀ ਆਂਦੀ ਜਾਂ ਘਟ ਆਂਦੀ? नहीं, आवाम ने तो आना ही सी, आवाम ने उसे खिंच के लेके आना, चपेड़ा मार के तुसी आओ हाँ। नाम का इसका कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन नाम तो ये है कि चलो, वो तो असल में सोशल मीडिया पे जो नाम था ना, वो अब उस टाइम जो भी होता, फॉलोअर आ जाने थे, लोगों ने जानना था, वो तो आ जाने थे। डन। तो ये है कि बस ये है कि थोड़ा फनी नाम है, लोग थोड़ा हंसू देते हैं, लोगों को शुगल हो जाता है थोड़ा सा, तो लोग देख के एकदम खोल के देखते हैं क्या है ये डड्डू चार्जर, पता नहीं। बचपन में हम होते थे, एक डड्डू चार्जर होता था जिसमें बैटरी लगा, ये वही है, हमने उसी के नाम पे रखा हुआ है, वो जिसमें बैटरी तुनते थे, बैटरी तुन के उसके टर्मिनल सेट करते थे, वो बैटरी को झटके देता था, वो डड्डू चार्जर होता था। मुझे वो डड्डू चार्जर उसी के नाम पे रखा हुआ, उसी के नाम पे रखा हुआ। ठीक है। पाकिस्तान में यूनिक नेम से ब्रांड बनता है या फिर प्रोफेशनलिज्म से ब्रांड बनता है? सर पाकिस्तान में मेरे ख्याल से तो प्रोफेशनलिज्म से नहीं, मतलब वही अगेन बात आ जाती है, सेम बात आ गई मार्केटिंग से। नहीं, वो ये बात हो रही थी ना कि यानी कि प्रोफेशनलिज्म। हाँ, एक बात इस सवाल में ये जवाब बनता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना, जो लोग नाम ज्यादा सुनते हैं, आप ना अवाम है ना 200 लोग इकट्ठे कर लो पाकिस्तानी एवरेज, जिनको हम कहते हैं जो अपना रिसर्च नहीं करते, जो पाकिस्तानी एवरेज इंसान है, ठीक है, जो ना ज्यादा पढ़ा लिखा है और ना ज्यादा जाहिल है, एवरेज, उसको आप ना रोज एक नया ब्रांड बनाओ, उसका नाम रख लो जी याजू माजू, ठीक है, अजीब सा नाम है जी, याजू माजू ब्रांड है जी, हमारा गेमिंग ब्रांड है। आप उन 200 लोगों को रोग याजू माजू याद कराओ तोतों की तरह, वो ना जब किसी दुकान पे जाएंगे कहेगा मुझे याजू माजू का माउस चाहिए, वो सूस भी नहीं लेगा क्योंकि उसने सुना ही वो है। हमारे लोगों का बड़ा प्रॉब्लम है कि वो खुद रिसर्च नहीं करते, और मुझे लगता है 80% हमारी वहां ऐसी है, उनको जो बेचोगे ना, जो बताओगे वो ले लेते हैं, अपनी कोई रिसर्च नहीं है। और प्लस हमारे लोग बड़ा ट्रस्ट भी करते हैं, मुझे कहते हैं नुमान भी आप बताएं, खासकर मैं हो गया, आप हो गया, हम पे लोग बड़ा ट्रस्ट करते हैं। फिर हम पे होता है कि हम उनको फुद्दू लगाएं या ना लगाएं। मेरी कोशिश होती है मैं हमेशा अगलों को ना 3 चीजें आगे रखूं, सर ये सस्ती है, ये महंगी है, ये प्रीमियम है, आपका बजट क्या है, ये सस्ते में सबसे अच्छी है, ये मिड में सबसे अच्छी है, और ये महंगे में सबसे अच्छी है। अच्छा। वहां पे अगर मैं झूठ बोलूंगा तो भाई फिर मेरी गलती है कि मैं उसको फुद्दू लगाना, अगला बंदा मेरे पे ट्रस्ट कर रहा है। लेकिन उसको मैं 3 ऑप्शन भी देता हूं कि वो अपना बजट भी डिस्टर्ब ना करे। ये भी नहीं मैं करता कि सर जी लियान ली लो, भाई ऐसा नहीं है सर, आज बंदा लियान ली नहीं ले सकता, मैं उसको लियान ली वाले दूसरे ऑप्शन भी देता हूँ कि सर ये भी है, तानू नहीं कह रहे हैं, अगर मेरे हाँ जिन्हें पैसे भरने ने ले लियान ली, फिर हाँ ऐसे हर बंदे के हिसाब से। हाँ। अब एक बंदा बेचारा गरीब आया कहेगा तू तो मुझे असॉल्ट कर रहा है अमीर कह के, ये बात भी कहते हैं, आपको लोग कहते हैं ना कि आपने गरीब, लेकिन बात है कि आप उस टाइम अमीरों को टारगेट कर रहे हो। हाँ, हमारे गरीब की वीडियो में आप गरीब को टारगेट करोगे, लेकिन अमीर गरीब कुछ नहीं होता, ये तो सारी मार्केटिंग टर्म्स हैं, हमारी टारगेटेड ऑडियंस ही चेंज होती है। सर देखे ना, टारगेट ऑडियंस वैसे ही हमारी फील्ड की एलीट है, लेकिन स्टिल अब हम लोगों को शौक है, कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं साथ 80,000 बजट है, बहुत सारे सेलर्स हैं, अब हम भी मोस्टली लोगों को मना कर देते थे कि सर 80,000 की बिल्ड अब नहीं, अगर मैं आपको 80,000 की बिल्ड दूंगा तो आप ही से ज्यादती है, खराब हो जाएगी। लेकिन फिर भी हमने जब देखा कि नहीं यार क्लाइंट नाराज हो रहा है, तो फिर हमने दोबारा स्टार्ट किया। लेकिन अब मैंने क्या किया कि बहुत चुन के सामान ढूंढता हूँ कि यार ताकि, और वारंटी ज्यादा दे देता हूँ कि चलो खराब हुआ तो साढ़े मत्थे, लेकिन ये है कि छोटी बिल्ड्स को भी अब हम डील करते हैं, पहले नहीं कर रहे थे। एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, आप कम बजट वाले बनाते हैं, मिनिमम कितने बजट की बिल्ड आप बना देते हैं? अब जब मैं उसको कहूंगा कि यार इतने की मैं बना दूंगा, वो मैं मिनिमम इस टाइम, जो अगर मॉनिटर के अलावा ओनली पीसी की बात करो ना, तो मेरा कोशिश होता है कि क्लाइंट का बजट 70,000 से नीचे ना हो। 70 जिसमें क्या बन सकता है उसमें रफ वैसे तो 580 बड़ा रिस्की हो गया कार्ड, लेकिन मुझे कुछ एक लॉट मिली है जो कि बहुत साफ कार्ड थे, मैंने उनकी वारंटी कर दी 45 डेज। ओके, 45 डेज बहुत ज्यादा है भाई,
ठीक है। अल्लाह माफ करे, लेकिन 3-4 फोतियां हो जाती हैं मोहल्ले में इतने लेकिन time में। तो कार्ड तो फिर भी कुछ नहीं है। इसमें मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, कई दफा ऐसे होता है कि 45 डेज की वारंटी आप दे रहे हैं, ठीक है, तो 46वें दिन खराब हो गया। नहीं, वो क्या नाम है, 50वें दिन जो है कार्ड नहीं, वो हो जाता है। देखिए ना, अब आपका बजट नहीं है, अब आप हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते ना। तो अगर हम एनवीडिया का कार्ड इसकी जगह पे 4 GB या 3 मैं वो GB जो भी कर, देखो, या तो 4 GB एनवीडिया ले लो या 538 GB ले लो। मैं हाँ। बताया 580 में ज्यादातर नहीं देता। मेरे पास एक लॉट आई है और वो लॉट बहुत साफ लॉट है मुझे वो। मिली है और उसी को मैं बेच रहा हूँ। मैं और किसी से 580 रीफर्बिश, कभी 580 ना लो। रीफर्बिश XFX के 590 आए हैं, वो तो लो ही ना। कुत्ते का और मेरे को भी ना लो, मैंने वही गाला कटो जो मैं भी दे रहे थे, क्योंकि यार वो कार्डों में प्रॉब्लम है, वो महीने ही चलते हैं, वो महीने की वारंटी के बाद खराब हो जाते हैं। महीना की वारंटी होती है और 10 तो पड़े पड़े 2 खराब हो जाते हैं। 32वें दिन 31वें दिन। लेकिन बात यह कि जिस बंदे का 70,000 बजट है, उस बंदे को काम तो करना है ना, ग्रो तो करना है ना। वो इस चक्कर में लग जाए कि मैं लाख वाली बिल्ड बनाऊंगा, बेचारा फिर काम कब करेगा? नहीं कर सकता। तो मैंने इसलिए सोचा कि अब हम मिनिमम बिल्ड हम बनाते हैं Ryzen 2600 या i5 6th जनरेशन का, बहुत बहुत ही सस्ती वाली बिल्ड। उसमें हमने कुछ बोर्ड प्रोसेसर रखे हुए होते हैं, मैं वारंटी 1.5 महीने की दे देता हूँ। मैं कहता हूँ चलो यार खराब हो गया तो हम आपको क्लेम देंगे। समटाइम ऐसे भी हुआ कि वारंटी के 2 दिन बाद भी मैंने क्लेम भरा है और अपनी जेब से भरा है। तो ये उन लोगों के लिए जिनका बजट नहीं होता। लेकिन अब एवरेज क्लाइंट जो 90% क्लाइंट है वो 1.5 लाख वाला है, ठीक है, एवरेज। ये 10% आता है ये क्लाइंट, उसके लिए फिर हम थोड़ा बहुत कर देते हैं, क्योंकि वो गिला करते हैं सर ਅਸੀਂ गरीब है, सानू मुंह नहीं लांदे तुसी। मैं कहनी नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं भी गरीब ही हां, मैं किहड़ा अमीर हां। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇਮਿੰਗ ਪੀਸੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਪਹਿਲਾ ਪੀਸੀ ਸੀ ਮੇਰਾ i5 2nd जनरेशन, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ i7 ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅੰਨੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ, कार्ड सी मेरा, कार्ड कौन सा था? कार्ड था सफायर का, था कोई 2 GB का कार्ड, अब मैं मॉडल भूल गया हूँ। और उसके बाद मैंने अपग्रेड किया था 560 RS 560 एक कार्ड आता है, 3 GB का कुछ कार्ड होता है एनवीडिया का, वो किया अपग्रेड। फिर मैंने उसके बाद बड़े अरसे बाद जब मेरी पहली वीडियो आई थी 1660 सुपर, मैंने लिया था फुल साइबरपंक वाली बिल्ड बनाई थी मैंने, वो मेरी हैवी वाली बिल्ड थी पहली। मेरे से काफी ज्यादा अपग्रेडेड था। मेरा जो सबसे पहला पीसी था ना, ठीक है, वो तो था एक जमाने में, ये बात बहुत पुरानी है, उस वक्त वो था Pentium 4। अच्छा, Pentium 4 से आपने स्टार्ट किया? मेरे भाई का वो था, मैं वो यूज करता था, मेरा जाती नहीं था वो, मेरे भाई का Pentium 4। गेमिंग काफी लेट स्टार्ट की थी मैंने। गेमिंग भाई के पीसी पे तो करता रहूं ना। हमारे पास पहले जो Pentium 4 था, सॉरी Pentium 3 था, सबसे पहले कजन का Pentium 1 जिससे मैंने स्टार्ट की थी खेलना, फिर Pentium 3 हुआ कजन का ही, फिर Pentium 4 भाई ने लिया। मैं उनको छुप के गेमिंग करता था, मारते थे मुझे तब वो। तो Pentium 4 पहली गेम कौन सी खेली थी कंप्यूटर के ऊपर? कंप्यूटर के ऊपर सर हमने खेली थी काउंट्रा जो पहले आती थी ना, वो उसके अंदर आती थी ना, अटारी के ऊपर आती थी। नहीं, मैं कंप्यूटर वाली पूछी। कंप्यूटर वाली के ऊपर हमने मेटल स्लग वगैरह जो खेली थी, वो वाला स्लग, वो बम्बर मैन होगी और वो वाली गेम सारी, सुपर मारियो, बहुत ज्यादा खेली है। रोस्टिंग का फेज कैसे शुरू हुआ? फ्रस्ट्रेशन थी या? नहीं, फ्रस्ट्रेशन सेशन कभी नहीं ली मैंने। मुझे कोई टेंशन होती है तो मैं अपना आप नहीं खराब करता, मैं अगले बंदे की मार देता हूँ। तो वही ना, जो फ्रस्ट्रेशन लोग जो कोई फ्रस्ट्रेशन उनके साथ वापसी। सर नया डकी भाई का चैनल आया, ठीक है, तब तक हमें वो ये फनी गंदी बातें बड़ी अच्छी लगती थी, और वो सबको अच्छी लगती हैं। हाँ, वो अभी भी लगती हैं सर। एक फनी फेज होता है, आप उसको पॉजिटिव ले, इतना कोई मसला नहीं है, लेकिन हाँ एक लिमिट में होना चाहिए। तो वो तब एक बड़ा ट्रेंड हो गया था रोस्टिंग का, और डकी भाई का एक वो बड़ा आवाज, उसका तरीका बड़ा फनी था, हमें भाई मजा आया, सीधी सी बात है। तो मैंने कहा जी मैं भी ये करूंगा, ठीक है। और शुरू से ही काम तो ऐसे ही थे वो शुगल मेले वाले। तो खैर वो मैंने किया कुछ अरसा, तो मैंने देखा उस पे व्यूज बन रहे हैं थोड़े, क्योंकि बिल्कुल ही 0 व्यूज होते थे ना, तो उस पे थोड़े बने। मेरे 10,000 सब्सक्राइबर रोस्टिंग तक के थे, और रोस्टिंग भी मतलब करनी आती है मुझे, मैं कर लेता हूँ, मैं अभी भी कर लेता हूँ। लेकिन ये कि मैंने ये सोचा कि यार हर बंदे की रोस्टिंग नहीं चलेगी, हर बंदा डकी भाई नहीं बन सकता। तो मुझे लगता है कि मैं शायद गलत फील्ड में आ गया हूँ। मेरे 1.5 साल में अगर 8,000 हुए हैं तो मुझे लगता है ये स्लो है काम। तो मुझे फिर जरा टेक में काफी इंटरेस्ट भी था, लोग जानते भी थे, तो मैंने कहा जरा प्रोडक्ट्स ला के मैं लोगों के पास ज्यादा कहता था प्रोडक्ट दे दो, प्रोडक्ट भी वापस दे दूंगा, शाउट आउट भी दे दूंगा। तो उसी चक्कर में मेरे व्यूज आना शुरू हो गए, और फिर कोरोना आ गया, अल्लाह की करनी उसकी, लोगों ने कोरोना को बर्बाद भी किया और हम जैसों को बनाया भी है। मैं भी कोरोना में बना, तो कोरोना की वजह से हमारा वो चल गया काम, ठीक है, वेले बैठे होते हैं सनकार। रोस्टिंग और कंटेंट क्रिएशन में सबसे मुश्किल चीज क्या होती है? उसमें सबसे मुश्किल चीज होती है स्क्रिप्ट। रोस्टिंग में स्क्रिप्ट, उसमें मैं 3-3 दिन लगाता था, बैठ के लिखता था कि क्या एक नई जुगत बनाई जाए। पुरानी जुगतें मारोगे लोग मजा नहीं करेंगे, यार ये तो पुरानी है। कोई नई चीजें सोचोगे, नई बातें बनाओगे तो मुश्किल होता है थोड़ा सा। लेकिन फिर उसको तुमने एवरेज लेवल पे भी रखना होता है। कुछ लोग उसको बहुत वल्गर कर देते हैं कि वो सुनने में गंदी गालियां बहुत ज्यादा,
सिर्फ गाली का प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वैसे तो भाई गुनाह है, गाली प्रॉब्लम है, ऐ में बयान लोग मन्नो कह दें, वीडियो बाद में चलेगी लेकिन गाली दो चार किस्म की होती है। एक गाली होती है फनी वे में देख रहे हो अगला हंसता है, एक होती है गाली इतनी गंदी होती है कि अगला बंदा ना चिढ़ खा जाता है, या फिर उसको सुनने वाले को उलझन होती है, ये बहुत घटिया बात है। तो आपको वो लिमिट भी देखनी होती है रोस्टिंग में। फिर आपको एडिटिंग में बहुत ज्यादा मेहनत होती है, एक एक चीज के ऊपर एडिटिंग बहुत बहुत लंबा काम है रोस्टिंग वाला, बहुत मुश्किल काम है। गंदा काम है या अच्छा काम है? नहीं, अच्छा तो नहीं कहना चाहिए, गंदा भी गंदा ही है, अच्छा तो नहीं है यार कि लोगों की बेइज्जती कर रहे हो, गालियां दे रहे हो, अच्छा काम तो नहीं है। लेकिन ये कि रोस्टिंग साफ भी लोग करते हैं। अच्छा, अब रोस्टिंग के बाद कोई ऐसा सीन हुआ कि किसी की रोस्टिंग की, वो बंदे ने आगे रास्ते रियल लाइफ में घेर लिया? मेरा इतनी कोई वायरल ही नहीं हुई वीडियो ऐसे, ना मैंने कभी जैसे डक्की भाई का एक दफा हमने सुना था कि कहता मुझे पकड़ लिया, मुझे मारने लगे थे। सर डक्की भाई का तो बहुत लेवल पे है ना, 2-2 3 10 मिलियन व्यूज, तो वो तो बंदे को पूरी दुनिया पाकिस्तान ने देख लिया, पूरे इंडिया ने देख लिया, इंडिया पाकिस्तान। तो मेरी तो व्यूज के 10,000 व्यूज होते थे, और ना मैंने कभी किसी परमानेंट एक ऐसे बंदे को टारगेट करके वीडियो बनाई, और मेरी को इतनी ज्यादा वीडियोस भी नहीं थी, 10-12 वीडियोस थी, मैंने वो भी हाइड कर दी है। तो मेरा कोई इतना वो फेस था ही नहीं, इतना वो लंबा चौड़ा, वो तो छोटा सा फेस था, उस वजह से स्टार्ट हुआ। शिफ्ट हुए, ट्राई था, स्ट्रीमिंग पे शिफ्ट हो गया आप? अच्छा, सारा सर्च करके आए हो, सही है भाई। स्ट्रीमिंग मैंने इसलिए की थी कि मैं दरम्यान में बड़ी नई नई चीजें ट्राई करता रहा। मैंने कहा हाँ, बात यह है भाई, इंतहा के गरीब, हाँ, खाने के पैसे नहीं, हम भी थे, जॉब बिल्कुल घटिया जॉब, तो हर टाइम इसी चीज में कि भाई पैसा किधर से कमाएं, पैसा कमाने, क्योंकि गाइडेंस किसी तरह से नहीं थी हमारी, थी कि गाइडेंस हमें ना मिली थी। अब्बा जी ने बस तरबियत की अच्छी कर दी है कि हलाल कमाना है, हराम नहीं कमाना, ये करना है। उन लोगों को ना IT शाइटी इन चीजों का नहीं पता था, ये हम ही ने देखना था। हाँ, घर में एक था भाई को PC का शौक था, गेमिंग का, बड़े भाई को, तो घर में एक PC था, शुभ के यूज कर लेते थे कभी कभी, तो उधर से थोड़ा इंटरेस्ट भी पैदा हुआ। मैं बता रहा हूँ ना, मैंने गेमिंग बेशक अपना PC लेट लिया, गेमिंग में अटारी सागा की जो गेम्स आती थी, मैं तब से कर रहा हूँ। तो उस वजह से ये फेज आगे चलता गया तो इसी तरह ही बनना पड़ता है भाई। और अच्छा, बता रहा हूँ कि गुर्बत का जमाना था, तो उस गुर्बत से बाहर निकलने के लिए कुछ तो करना था। तो फिर मैं जॉब करता था साथ, और साथ में चीजें नई ट्राई करता था। फिर मैं स्ट्रीमिंग में आया, फिर मैंने PC जब बनाया ना, i7 2nd 3rd पे मैं गया, तो फिर मुझे ख्याल आया यार थोड़ा ऑफिस से कुछ चीजें मिल गई मुझे काम करने के लिए, तो मैंने ऐसा सेटअप लगा के स्ट्रीमिंग शुरू की। स्ट्रीमिंग में भी कुछ मजा नहीं आया, मुझे लग रहा था मैं इधर भी टाइम जाया कर रहा हूँ, पैसे नहीं बन रहे, मुझे पैसे जल्दी चाहिए, ज्यादा पैसे चाहिए थे और जल्दी चाहिए थे, और उस टाइम जरूरत भी थे। फिर मैंने एक ये रोस्टिंग वाली स्टार्ट की, तो एकदम से दरमियान में ना 8,000 सब्सक्राइबर हो गए, कुछ वीडियो मेरी 1-2 लाख पे चलेगी, थोड़ा रिकग्नाइजेशन होगी मेरी। फिर मैंने कहा, वो तब डिस्को मौलवी था रोस्टिंग तक, मैंने आपकी वीडियो एक देखी थी, डिस्को मौलवी था, जिसमें आपने कहा था 2.5 ग्राम के दिमाग वाले गेमर्स इन ये लोग बैठे हुए ना घर में, वो कहते हैं कि 750 Ti तो 8,000 रुपए का मिल रहा है। You remember that? इस तरह की बातें बहुत होती हैं, ये तो मैं अभी भी अक्सर वीडियोस में कर देता हूँ फनी, लेकिन हमारी कोई इंटेंशन मेरी नहीं होती कि मैं अगले बंदे को ना रियलाइज करूं कि यार तू फारग है। मेरा ये होता है कि बस अगला हंस ले थोड़ा सा ना, फनी वे में कुछ ऐसी बात। वो बड़ी फनी बात थी, मैंने उस वक्त वो इस तरह की बहुत सारी मैंने वीडियोस की हैं, और जिस वीडियो की आप बात कर रहे हो तो बात की वीडियो है ना ये, उस वाले, हाँ बल्कि ये रोस्टिंग टाइम मेरी आंखों के सामने से निकली थी रोस्टिंग की वो शॉर्ट वीडियो, इट वाज ऑलमोस्ट 5 to 6 years हो, या फिर मतलब 5 साल की, तो 4-5 साल पुरानी बात, इतनी पुरानी बात, 4-5 साल पुरानी बात होगी। तो ये ऐसे ही नई चीजें ट्राई करते हुए आखिर में देखे ना, टेक रिव्यू से एकदम से मैं बिजनेस में आ गया, मैंने ऐसे ही अनाउंस किया, तो वो बस हो गया, चल गया माशाल्लाह। चले 5 साल होने वाले हैं अब, तो पता ही नहीं लगा, 2020 में स्टार्ट किया था। अच्छा, शॉप को मेरी 3 साल हो गए, मैं खुद शॉप को तो 3 साल हुए ना, शॉप को 3 साल, फिर हमारी रिसर्च सही थी। हाँ, शॉप को हम रिसर्च करके। अच्छा, अब इसमें एक थोड़ा सा क्वेश्चन है, ठीक है, आप ऑफेंड ना हो उससे, मुझे नहीं लगता आप ऑफेंड होंगे, आप भाई हैं हमारे, मैं आपको फिर ऑफेंड कर दूंगा ना। जेड़ा बंदा गालियां सुन के फेमस होता है, ठीक है, वो कंटेंट क्रिएटर होता है या फिर इन्फ्लुएंसर होता है? गालियां तो सबको सुननी सर, इन्फ्लुएंसर तो वो होता है जो इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, तो इन्फ्लुएंसर तो वो बिल्कुल भी नहीं होता, कंटेंट क्रिएटर आप कह सकते हो, कंटेंट क्रिएटर, ठीक है। और ये है कि इसीलिए आपको पता है मैंने ना 8,000 सब्सक्राइबर की क्यों रोस्टिंग छोड़ दी थी। मैंने यही छोड़ी थी कि यार कल को यार हमने भी शादियां करनी है, हमारी आगे औलादें होंगी, तो वो क्या कहेंगे, भाई अब्बा गाला काट दे, अब्बा सिर्फ गाला काट दे। तो वो मैंने वो चीज एक बहुत छोटे से फेज में वो छोड़ दी थी, तो अब तो मैं मुझे एज अ सेलर ही लोग जानते हैं, एज अ इन्फ्लुएंसर, एज अ यूट्यूबर थोड़े ही जानते हैं। अच्छा, अभी तो लोग एज अ सेलर जानते हैं। एक और क्वेश्चन आ गया नुमान भाई, कंटेंट क्रिएटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि वो यहाँ सिर्फ व्यूज का खेल होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी से मतलब कि वो जो चीज कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं आने वाले, हाँ, क्या चीज, इस तरह के कंटेंट क्रिएटर। वैसे तो देखें भाई, ये पर्सनल प्लेटफॉर्म होता है, किसी के बाप का राज तो होता नहीं है कि वाकई बताए कि आपने ये करना है, लेकिन अगर आपके
एथिकल, और अगर हम मुसलमान हैं भाई, हाँ एज अ मुस्लिम देखा जाए तो अगर आपके फॉलोअर्स हैं, आप अपनी अवाम को कुछ अच्छा बता सकते हो, तो आपको चाहिए कि आप उनको अच्छा गाइड करो। ठीक है, ये तो है, लेकिन उसमें डिपेंड करता है ना। अब मेरी भाई टेक की फील्ड है, ठीक है। मैं जाके लोगों को इस्लाम सिखाना शुरू कर दूंगा तो लोग कहेंगे जा अपना काम करे। तो मेरे ख्याल से जिसका जो काम है उसको वही करना चाहिए, लेकिन ये है कि उसके प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई ऐसी गलत चीज ना सिखाओ जिस वजह से जो है ना किसी का नुकसान हो। मतलब मैं अगर कोई स्कैमिंग सिखाना शुरू कर दूं, स्कैमिंग, बैटिंग हो जाए, या फिर जिस तरह के फॉर एग्जांपल फहाशी और बेहयाई होती है। अब ये बैटिंग वाला इशू भी चल रहा था, ये चीजें भी ध्यान करनी चाहिए, वो नहीं होना चाहिए थोड़े से पैसे कमाने के लिए किसी की जिंदगी। बाकी मैं ये कहता हूँ कि भाई कोई फर्ज नहीं है कि आप यही करो, आपका चैनल है जो मर्जी करो, लेकिन यह है कि पॉजिटिव में रह के अच्छी चीज करो। अब जैसे हम भाई बिल्ड्स बेच रहे हैं, हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, हम किसी को गलत चीज नहीं सिखाते। हम नहीं कहते पीसी लेके जाओ जाके जो ना गंद देखो या गंद करो। हम तो कहते हैं भाई लेके जाओ काम करो। मैं अभी भी कोई क्लाइंट आता है, उसके बाप आता है, मैं कहते हैं गेमिंग करे, ये इंटरटेनमेंट है, साथ काम भी करे। 2 साल बाद मेरे पास आए तो मुझे पता लगे भाई एक और पीसी अपने कमाई से लेने आया, तो हमें भी खुशी होगी। तो हमारा टारगेट ये नहीं है कि आपके बच्चे खराब हों, हमारा टारगेट है कि आपके बच्चे भाई एजेंसीज लगाएं, हमारा काम बढ़ेगा, पाकिस्तान का काम बढ़ेगा। Do you think Pakistani content creators confuse with the roasting and content? इसको आपस में कंफ्यूज करते हैं क्या कभी पाकिस्तानी? नहीं, मतलब अब तो रोस्टिंग का ट्रेंड ही खत्म हो गया। वो तो ट्रेंड था 2-3 साल पहले, अब तो वो जो रोस्टिंग थी ना एक पीक वाली, वो तो खत्म होगी ना, अब तो वो तो है ही नहीं। तो अब तो पाकिस्तान के अंदर वो दूसरा चल रहा है, जैसे वो एक फनी रोस्टिंग होती है, टिकटॉकर अक्सर करते हैं, उसमें कोई गाली गलोची नहीं होती, एक फनी वे में करते हैं, तो वो तो देखने में अच्छा भी लगता है। इस तरह के जैसे हमारे स्टेज ड्रामे हैं फैसलाबाद वगैरह के, वो तो खैर आजकल वो भी गंदे हो गए हैं, लेकिन उसमें अच्छे भी हैं। मतलब आप चलो, मैं कपिल शर्मा शो कर लो, या हमारा वो जो है क्या है यार उसका नाम, ताबिश हाशमी, मतलब ठीक है, थोड़ी डबल मीनिंग बातें होती हैं, पर इतना चलता है भाई, इतनी भी क्या बोरिंग जिंदगी गुजारनी है? इतनी बोरिंग है, जाओ इज्तिमा पे जाओ, इधर क्या कर रहे हो? यूट्यूब पे क्या कर रहे हो? जाओ इज्तिमा में जाओ, उधर जाओ सहरा में जाओ, वो जो उधर हिंदू लोग हैं उनको मुसलमान करो। सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हो फिर बैठे हुए, या फिर बयान रिकॉर्ड करो। चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यूट्यूब से शॉप तक का ट्रांजिशन मुश्किल था या फिर आसान था? मुझे पता भी नहीं लगा, यानी कि एकदम से हो गया? नहीं, एकदम से नहीं हुआ, लेकिन साथ साथ ऐसे मलाई की तरह हुआ है, स्मूथली। मेरा टारगेट कुछ भी नहीं था, मैं प्लानिंग नहीं करता। मेन टारगेट वो जिस तरह वो आजकल चल रहा है ना कि आगे का क्या प्लान है? देखो भाई, मैं प्लानिंग नहीं करता, सीधी सी बात है। थोड़ा बहुत माइंड में होता है, मेरे माइंड में था कि मुझे एक स्टोर बनाना है, मजा आएगा, बड़ा स्टोर होगा मेरा दुकान का, जब नहीं था कुछ भी मेरे पास। लेकिन ऐसा कोई प्लानिंग नहीं करता, और मुझे ना अच्छा ही नहीं लगता प्लान करना। मैं कहता हूँ पता लगे 4 साल का प्लान किया, 2 साल बाद मैं मर गया, लाना था दी प्लानिंग थे फिर। हाँ, लेकिन माइंड में होता है कि आप देखो ना, जैसे मेरे माइंड में फर्ज करो कि मैं गाड़ी लूंगा, जैसे पहले गाड़ी ली भी थी, अब मैंने बेच दी, फिर लूंगा, तो इतने प्लान तो माइंड में होते हैं, मैंने क्या करना। हाँ, सोचना। लेकिन मैं कोई ऐसी प्लानिंग नहीं करता कि मैं 10,000 रखूंगा, 20,000 रखूंगा। उसकी वजह यह है कि यार प्लानिंग जो है ना समटाइम बंदे को टेंशन डाल देती है, बंदे का करंट तबाह हो जाता है। अगर आपने फिक्स कर लिया ना जी मैंने 2 साल बाद जो है ना 1 मिलियन सब्सक्राइबर करने हैं, फिर आप डिसअपॉइंट ही होगे। आप हर रोज देखोगे ओए होए आज 500 सब्सक्राइबर नहीं आया, आज तो मैं फारग है, मजा नहीं आया। मैं कहता हूँ लगे रहो, मेहनत करते रहो, लेकिन टारगेट को इतना फिक्स ना करो कि आपको टेंशन शुरू हो जाए। अपने दिमाग को रिलैक्स रखो, और जब कभी टेंशन हो ना, अगले बंदे को चपेट मारो, अपने आप को ना खराब करो। लोग खुद खाना खाना छोड़ देते हैं, मुझे इस चीज से नफरत है भाई। टेंशन तुम क्यों खाना खाना छोड़ रहे हो? अगले का बंद करो। हाँ, मैं तो यही रूल है, मैं तो भाई सेल्फिश हूँ बड़ा इस मामले में। सही है, ये सही है। मैं टेंशन होती थी ना, लास्ट ईयर मेरा बहुत खराब गुजरा है, आपको भी आइडिया है, आपको तो हर चीजों का पता भी है। कुछ लॉस हो गए, कोई मसले हुए, रात को होता था ना कि पेमेंट मांग रहा है, कोई मसला नहीं है, साइलेंट करके सो जाता था। मैं कहा दफा करो ना, मैं क्यों टेंशन लूं भाई। कि ट्रांजिशन का जो की थी मैंने वैसे ही अपनी एक वीडियो में अनाउंस किया था, आरबीटेक की वीडियो थी, मैं इनको रिव्यू करना था, इनका पीसी बना था 1 मिलियन का। तो मैंने बोला यार अगर आपको इशू नहीं है, और हाँ भाई तो मैं अपना अनाउंस कर दूंगा, मेरे से बाय करो। कहते हैं हाँ कोई इशू नहीं है। मैंने अनाउंस कर दिया यार इस तरह की बिल्ड लेने के लिए मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ। वो इतने मैसेज आए मुझे, फिर मैंने वहाँ पे आमिर ट्रेडर भाई हैं हमारे बड़े अच्छे, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया शुरू में। उनको बोला कि यार मैं ऐसे क्लाइंट लाऊंगा, मुझे आप कमीशन दे देना। वो कभी 2,000 5,000 दे देते थे, बिल्ड के ऊपर डिपेंड करता था। करते करते 2 साल मैंने ऑनलाइन किया, ऑनलाइन मेरे पास कोई 10-15 लाख जमा हो गया। फिर मैंने छोटी सी शॉप ली, फिर उसको मैंने बड़ा किया, फिर उसको और बड़ा किया, फिर मैंने लाहौर में बनाया, तो वो कंटिन्यू बस पता भी नहीं लगा, लेकिन फिर भी 3-4-5 साल। ठीक है,
तो जब शॉप बनाई थी तो माइंड में ये था कि मैंने अब शॉप बना ली है, तो अब इस शॉप के अंदर यार इतना खर्चा कर लिया, अब क्या क्लाइंट आएंगे, खर्चे निकलेंगे कि नहीं नहीं, मैं वो बता रहा हूँ 2 साल ऑनलाइन काम कर रहा था, इतना क्लाइंट था, उसके लिए दुकान बनाई है मैंने। मेरे पास पहले क्लाइंट था, पहले से क्लाइंट थे, और यही तरीका है, आप पहले कर लोगे तो आप टेंशन से मर जाओगे, आप बिजनेस नहीं चला सकते। हमेशा नीचे से स्टार्ट करो, नहीं कि पहले जंप मार के चौथी सीढ़ी पे चढ़ जाओ तो फायदा नहीं फिर होता। रावलपिंडी मार्केट और लाहौर मार्केट के अंदर कुछ थोड़ा डिफरेंस बता सकते हैं, बहुत शॉर्ट से आंसर में? डिफरेंस है ना, लाहौर मार्केट ही बहुत बड़ी है, लेकिन लाहौर में कंपटीशन ज्यादा है, मार्केट में पिंडी में कंपटीशन कम है। पैसे कहाँ पे ज्यादा कमाए जा सकते हैं? सेलर शॉपकीपर कहाँ पे ज्यादा पैसे? अगर प्रॉफिट वाइज बात करें कि ज्यादा बचत किधर होती है पर बिल्ड, तो मुझे लगता है वो पिंडी में होती है। पिंडी में ज्यादा, लेकिन लाहौर में कुछ इलीट क्लाइंट है तो एवरेजली देखा जाए तो इधर भी प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है, पर लाहौर में आपकी सेल्स बहुत ज्यादा होती है। तो लाहौर बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन लाहौर में कंपटीशन के लिए आप में सा भी होना चाहिए। आपको रौंद देंगे आसपास वाले, आपको समझ नहीं आएगी। तो और लेकिन मैं यहाँ से निकला इसलिए नहीं हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैं इसलिए यहाँ से गया हूँ कि मुझे ना थोड़ा इशू बन गया था शॉप वाले के साथ, तो मेरे हालात का कुछ इशू था, ठीक है, इस वजह से। वरना मैं यहाँ पे इजीली स्टेबल हो गया था, अच्छा खासा मैंने यहाँ से बनाया है। नहीं माशाल्लाह। और लाहौर इज बेटर मार्केट फॉर रिटेल। नहीं वो तो हमने देखा था कि आप जो है गेम्स एंड गीज के क्लाइंट भी काट रहे हैं, काफी क्लाइंट अच्छे काटे हैं, करते हैं क्लाइंट, काट लेते हैं हम, क्योंकि रिसोर्स अच्छे हैं। लेकिन ये है कि 2 जगह बड़ा मुश्किल है चलाना बिजनेस, मैंने चला लिया था। सबसे बड़ा मसला पता है कहाँ पे आता है कि आप एम्प्लॉय को ये काम देके जाते हो ना कि यार देख तूने ये काम करना है, आप जब जाते हो ना तो वो काम बस उतना ही हुआ होता है जितना आपने कहा होता है। मेरे यहाँ पे बंदे अच्छे मिल गए थे मुझे यार, वो काम करते थे ईमानदारी से, यहाँ वाले बंदे अच्छे थे, काम नहीं होते। ठीक है, तो खैर ये है कि लाहौर इज बिग, लाहौर पिंडी का कंपैरिजन नहीं है भाई, लाहौर बहुत बड़ी मार्केट है। ठीक है, डन। कस्टमर एक्सपेक्टेशंस आजकल ज्यादा हैं या बजट कम है, क्या इसको क्या कहेंगे? यानी कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है और बजट कम होता है? हाँ यार, एक तो वो रैम का इशू चल रहा है, वो इससे पहले भी वो ऐसे ही है, क्लाइंट आता है मुझे ये दे दो, मुझे दुकान मेरे नाम करा दो, बजट वो कहता है 20,000 बजट है। ट्रू। तो ये तो प्रॉब्लम है। सबसे अजीब पीसी डिमांड आज तक जो आई है, सबसे अजीब पीसी डिमांड जो आपके पास आई है, जिसके बाद आपने कहा यार मैं दीवार में टक्कर मार दूं या मैं इसका सर दीवार में मार दूं? और यार ऐसी बहुत आती हैं यार, कोई एक सबसे अजीब वाली बताएं जो लोग सुनेंगे यार ये क्या है। और सर एक दफा एक आ गया बंदा, कहता है जी मुझे अजीब सा जियोन का मॉडल लेके आ गया, मुझे पहले लगा कोई महंगा मॉडल है, कोई जियोन गोल्ड प्रोसेसर होगा 20-25 लाख वाला, मुझे पता ही नहीं था, उसने कोई मॉडल का नाम लिया, मैंने आके तो ZD वगैरह से पूछा, मुझे पता लगा वो 3,500 रुपए का प्रोसेसर है और वो मॉडल है 2003 का। ठीक है, मेरा दिमाग खराब हो गया कि कैसे वो बंदा इतनी पुरानी चीज के ऊपर रिकमेंडेशन दे सकता है कि मुझे यही चाहिए। फिर मुझे पता लगा कि उसको प्रोसेसर बेसिकली अपग्रेड करना था, तो उसके बोर्ड में वही लगता था। तो इस तरह की चीजें आती हैं, हम एक साइड स्टोरी देख रहे होते हैं, अगला बेचारा भी फंसा हुआ होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें डिमांडें आती रहती हैं। फिर एक दफा मुझे एक बंदा आया, कहता है मैंने 10 5090 8 5090 एक ही बिल्ड में लगाने, सॉरी 4090 वाली टाइम 4090, ठीक है, एक ही बिल्ड में लगाने हैं, एक ही बिल्ड में 4090 लगाने 8। अब वो लगते हैं, लेकिन वो थ्रेडरिपर का प्रोसेसर, लिक्विड कूलिंग, वाटर कूलिंग लूप्स, ये वो मैंने बड़ा अरसा 2 महीने लगा के कोटेशन बनाई उसकी, जगह जगह से खासी है, क्योंकि मैं हमेशा पहले रिसर्च करूं, चीज मिलेगी फिर देता हूं रेट, मैं वहां में नहीं देता। ठीक है, कोटेशन बनी कोई महल से उस टाइम 2 करोड़ की, कुछ इतने की। ठीक है, तो बाद में पता लगा सर वो उनका बजट 20 नहीं सर, वो 12 साल का बच्चा था। ये होता है अक्सर, और इतनी प्रोफेशनली वो बंदे बात, हाँ वो इतनी प्रोफेशनली बात करते हैं, सम टाइम मुझे नहीं पता वो बच्चे किस तरह का माइंड होता है, बंदा हम एकदम पहचान जाते हैं बच्चा है, बस नहीं सम टाइम पता लगता। तो ये बहुत होता है, ये बहुत होता है। 2 महीने ख्वार हुए आप, और सम टाइम कोई एकदम पेमेंट भेज दे, उस पर भी शक पड़ जाता है कि अब्बा के अकाउंट से तो नहीं भेज दी। मैंने सुना है कि एक बंदे के साथ ना उसके ऊपर केस चल गया है, अब मैं बंदे का नाम नहीं लूंगा सर, मुझे पता इतना पे चला है, हाँ वो मेरे एरिया में ही है, उसके उसके किसी बच्चे ने भेजी पेमेंट, भाई FIA का केस बन गया था, केस बन गया कि वो माँ कहती कि हमने तो इसने बगैर पूछे। और सर बात ये ना, पहले तो अपने बच्चों को संभालो, पैदा करके छोड़ देते हो। हाँ। भाई कौन मेरे बच्चा को उठाए मेरा फोन 10 लाख ट्रांसफर करे, मैं उसको जिंदा मार दूं, जला दूंगा उसको। भाईजान बच्चे को कहना है आप जाके केड़ा बच्चा है, मैं ਤੁਹਾਡੇ फोन ਦਾ ਉਹਨੂੰ बैंक ਦਾ पासवर्ड ही पता है, ट्रांसफर भी कर रहा है, सब कुछ पता है। भाई तुम्हारा दिमाग खराब है ना फिर, और तुम FIA का केस करा रहे हो उस बंदे पे जिस। और यार ऐसे ही है ना, लोग ना सर पे चढ़ाए होते हैं बच्चे, पता नहीं लगता है ना कि बस पैदा हो गया कहीं से, इनको मिलना नहीं था। मुझे ऐसे लोगों में बड़ी तप चढ़ती है और मुझे उस टाइम गुस्सा आ जाता हूँ। मेरे पास एक बंदा आया, बिल्ड लेके गए, माशाल्लाह बड़े लड़के हम जैसे, साथ एक थोड़ा छोटा लड़का था, बिल्ड लेके चले गए 2 लाख रुपए की। तो वापस आए कुछ अर्से बाद, 2 महीने उसका बाप आ गया, कहता घर से पैसे चोरी करके बिल्ड बनाई है।
मैंने कहा आपका बच्चा चोर, आपके पैसे सामने चोर के पड़े हुए हैं, तो मेरा हमें क्या कह रहे कसूर हैं? है? हमें क्या कह रहे हैं? कहता बिल्ड वापस लो। मैंने कहा मैं 50,000 काटूंगा, वैसे मैं 20,000 काट के रख लेता हूँ, उससे ठीक मैंने है। 50 ही काटा, ठीक क्योंकि है, मुझे सही तब किया चढ़ आपने। गई थी भाई, क्यों सही किया तुम्हारा आपने। बेटा चोर है, मैं अपना नुकसान क्यों करूं? पहली बिल्कुल बात तो सही। मैंने लेनी ही नहीं थी, वो फिर रेफरेंस डाल दिया उसने, फिर मैंने कहा भाई मैं 1.5 लाख दूंगा, रोने लग पड़ा होगा। और 2 महीने यूज हुई बिल्ड 2 की देके, अब 1.5 की भी नुकसान ही लग रहा था, फिर मैंने ले ली। मैंने कहा यार अब एक लिमिट होती है, मैं ज्यादा सख्त दिल नहीं रह सकता, फिर मैं कहता चलो खैर है चलो यार, जा, माफ कर दिया। 30,000 ਰੁਪਏ ਚ ਬੰਦਾ ਕਹੇ RTX भी चाहिए ते GPU भी चाहिए ते पूरा का पूरा, अब इस चीज में यहाँ GPU की नाल गलती के है देगा फिर वो 30 दे नाल 30 दे नाल भी कोई देना चाहिए था ना फिर। आते हैं लोग, असल में पता है हमारी हमारी अब तो चैट जीपीटी आ गया है, ओ भाई उससे कुछ भी पूछो जवाब दे देता है। भाई खुदा के बंदे, इतना जहल कौन हो सकता है कि कुछ लोग देखो ना, ट्रस्ट नहीं, लोगों के पास ना चैट जीपीटी भी नहीं है। हमारे माशाल्लाह कुछ साइड एरिया के लोग होते हैं, उन बेचारों को वाकई नहीं पता होता, मैं उनको कुछ नहीं कहता, मैं कहता हूँ खैर है यार सर, शहर में रहने वाला बंदा, ठीक ठाक पढ़े लिखे माँ बाप, ठीक ठाक पढ़े लिखे, रिस्ट्रिक्शन इतनी घर वालों ने लगाई होती है कि उस बंदे को ये भी नहीं पता कि मैंने रिसर्च कैसे करनी है। हाँ। और भाई इतना तो बच्चों को वो दो कि वो रिसर्च करें, उनको पता। और कुछ लोग इतनी छूट दे देते हैं कि घरों पैसे चोरी करके चीज ले लेते हैं, चीज ले लेने के बाद म्याना रवि नहीं है ना, देखो गलत कर दरमियाना चीज होनी चाहिए ना हर बंदे के पास। तो ये आते हैं ऐसे बहुत लोग, हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, बजट लेके आते हैं 3 लाख का और चीज मांग लेते हैं 8 लाख वाली, तो हम फिर क्या करते हैं? माजरत ही है, फिर हाथ जोड़ लेते बंदा, जाओ तुसी। लेकिन यह कि 90% लोगों को हम लेकिन समझा अभी इसमें एक और चीज भी है ना, अब चैट जीपीटी की आपने बात की तो मैं थोड़ा सा इस चीज को स्पॉटलाइट डाल दूं इस बात पे। कुछ इस तरह के लोग आते हैं, वो चैट जीपीटी पे जब रिसर्च करते हैं ना, तो चैट जीपीटी उनको प्राइजेस बता रहा होता है इंडिया की, वो हिंदी में, वो अक्सर नहीं पता होता इंडिया इनको। में प्राइस बता रहा होता है। अब वहां पे वो बता रहा है कि i5 14 जनरेशन प्रोसेसर है 12,000 रुपए का, ऐसे भी होता है। और वो आके वो क्लाइंट आपसे इस बात पे बहस भी करेगा कि ये तो 12,000 का अच्छा, ChatGPT हमें ना बता ये रहा है। चीजों के इशू आए हैं शुरू में, लेकिन अब मुझे लगता है अरसा हो गया ऐसा कोई इशू ही नहीं आया। शायद वो मेरे पास जो क्लाइंट आते रहते हैं, हम वीडियोस में चीजें क्लियर करते रहते हैं, और फिर आस्ता आस्ता आवाम को एजुकेशन, अब बहुत आवाम एजुकेटेड हो गई है, काफी अवाम देखें, एजुकेटेड हो गई है। पाकिस्तान में गेमिंग ईरा स्टार्ट हुआ 2018 से। उससे पहले गेमिंग नाम की चीज लोगों को नहीं पता थी, लोगों को डेल का माउस कीबोर्ड और डेल के पीसी का ही पता था, आप ब्रांडेड। कुछ हद तक बात सही कर रहे हैं मान भाई, मैं आपकी बात से कुछ हद मतलब तक ये agree करता रेड हूं। ड्रैगन गेमिंग ना गेमिंग के अंदर जो है ना, अब इस पे क्योंकि अभी मेरा नहीं पॉडकास्ट तो मैं सारी डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन गेमिंग वाले कुछ गेमर्स ऐसे भी हैं जो कि गेमिंग कर रहे हैं और वो पिछले सन 2000 ईयर से भी कर रहे हैं, गेमर तो बहुत हैं और बहुत हाई लेवल पे गेमिंग कर रहे हैं सर, ऐसे ऐसे लोग हैं, हम खुद कब से गेमिंग कर रहे हैं। कुछ ना, अब जो ये सोशल मीडिया आया ना, टिकटॉक और इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसके ऊपर आके आपके पास जो ये वायरल होना शुरू होंगे, जिस तरह आप आए, मैं आया, ठीक है, हम लोग आए, फिर लोगों ने RGB गेमिंग पीसी देखे, तो जो गरीब बंदा है ना, गरीब बंदा भी ना अब कहता है कि मैंने भी लेना है, मतलब जिसका बजट नहीं है, वो भी। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, मैं जो इरा स्टार्ट होने की बात कर रहा हूँ, जो बूस्ट हुई है, वायरल हो गया, जो बूस्ट हुई है, मतलब अब 100 में से 50 लोगों को गेमिंग करनी है। पहले 100 में से 1 था, वो तो इस तरह तो पूरी दुनिया में लोग हैं। लेकिन जो सही इरा स्टार्ट हुआ है, कंपनीज आना स्टार्ट हुई हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स आना स्टार्ट हुए हैं, एकदम से माल आना स्टार्ट हुआ, नई नई प्रोडक्ट्स आना स्टार्ट हुई हैं, रेट नीचे गिरे, वो 2018 के बाद हुआ है, उससे पहले नहीं था। उससे पहले आपने कभी देखा किसी 70% कीबोर्ड वायरल हो रहा हो? ओ इक्का दुक्का किसी मोहल्ले में किसी के पास पड़ा होगा, बड़ा अमीर बंदा है, और वो तब महंगे भी थे, तब रेजर के हंट्समैन मिनी बिकते थे, मेरे पास वो था। अब नहीं बिकता, अब इतना ऑप्शंस आ गए, हंट्समैन मिनी बिकता ही नहीं। और ये इंडस्ट्री ग्रो की है पाकिस्तान में 2018 के बाद, तो उसके बाद ये सारा हुआ है। पहले तो लोगों को पता भी नहीं था, वो डेल माउस कीबोर्ड लेते होते थे लोग, नॉर्मल लोगों की बात कर। अब नॉर्मल बंदा भी कहता बत्तियों वाला केस दे दो भाई, नीचे बेशक i5 3 लगाओ, केस बत्तियों वाला लगाना है, वो कजनों को दिखाऊंगा, मजा आएगा। एक और नुमान भाई वो आते हैं, वो कहते हैं आगे यार स्पीकर पे ने वो आते हैं, अभी भी आते हैं टिकटॉक पे, भाई ये स्पीकर कितने का? वो जवाब वही देना चाहता हूँ जो मैंने आपको बताया था, बट लेकिन ये है कि यार दे दे, हम बीप कर देंगे। चले नेक्स्ट पे चलते हैं हम, ठीक है। शॉपकीपर को हर वक्त चोर क्यों समझा जाता है? ये तो साइकी है भाई, हमारे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये हमारे जो एरिया के लोग हैं ना, मतलब ये जो ये कबील, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, एशियंस के अंदर ये बहुत ज्यादा है। शायद उन्होंने गोरों में भी होगा, गोरों में भी है, हम है पूरी दुनिया, ये इंसान की समझो कि अपना काम लगता है, दूसरे के काम को चोर कह देना है। और दूसरा बात, हमारे तो ऐसे स्कैमर मुंह पे बोलते हैं जैसे इन्होंने बस ये डिक्लेयर कर दिया तो स्कैमर है, मतलब गलतियां हो जाती हैं।
बिजनेस में 100 में से 90 लोग सेटिस्फाइड होते हैं, 10 हमेशा अनसेटिस्फाइड होते हैं। बेशक वो KFC है, बेशक वो पेप्सी है, बेशक वो पारसटेक है, डडू चार्जर है, 10 लोगों को प्रॉब्लम होता है। उसकी रीजन आप भी होते हैं, आपका कस्टमर भी होता है, समटाइम आपसे भी गलती हो जाती है। लेकिन जान के अगर आपने कोई चीज खराब दी है, उसको फुद्दू लगाया, वो स्कैम है। गलती में आप बात करेंगे बंदे के साथ। और हाँ, हमारे लोगों का आइडिया ज्यादा जो प्रॉब्लम है, पाकिस्तानी लोग अपनी गलती नहीं मानते और हमारा कस्टमर समझता है कि मैं गया हूं, मेरे पाँव धो के पिए अगला बंदा, मेरे नीचे ही लेट जाए, बस वही अच्छा डीलर है। ऐसा नहीं होता भाई, आपको अपनी गलती भी माननी पड़ती है। मोस्टली वारंटी खत्म हो जाती है, बंदे आके लड़ना शुरू कर देते हैं। भाई वारंटी खत्म, बात खत्म, कहानी आप लड़ाई नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में ऐसे होता है। और मोस्टली चीज ओपन करके वापस करने आ जाते हैं। आप कुछ चीजें हम ले भी लेते हैं, लेकिन अब ग्राफिक कार्ड ओपन हुआ थोड़ा, हर चीज तो नहीं ले सकते ना। कुछ लोग ऐसे करते हैं, चीज खराब हो जाती है, फिर किसी रिपेयर वाले के पास लेके जाते हैं, उससे जबरदस्ती वीडियो रिकॉर्ड कराते हैं। सर आप बोलें कि रिपेयर हुआ है पहले, फिर आ जाते हैं, मेरे साथ हुआ है। सर आपने रिपेयर कार्ड दिया है, वो किसी तरफ से रिपेयर कार्ड नहीं था। तो ये और सेलर को हमेशा चोर इसलिए ना माना जाता है। पाकिस्तान के अंदर जीरो नॉलेज है, कैसे चीज इंपोर्ट करनी है, कैसे लेके आनी है, क्या कस्टम चार्जेस हैं, क्या आपके बिजनेस के एक्सपेंस हैं, क्या आपके अंदर। वो समझते हैं जी 2000 की चीज ली है ना, तो इसने 3 की बेची है तो ये चोर ही है। ये नहीं सोचते कि अगले के एक्सपेंस कितने हैं, मेहनत कितनी कर रहा है, वो टाइम दे रहा है, फिर उसके स्टोर के एक्सपेंस हैं, फिर उसके कस्टम के एक्सपेंस हैं, टैक्स चार्जेस हैं, वो सब डल के सर कॉस्ट बनती है चीज की। तो जितनी बड़ी दुकान उसके उतने खर्चे भी हैं, फिर ये भी ट्रू है 100%। तो ये लोगों को ना सीधी सी बात है, हमारे लोगों के रिसर्च लोग क्यों इस तरह समझते हैं कि एक दुकानदार अगर घर से बेचारा आया है, मेहनत भी कर रहा है, मजदूरी भी कर रहा है, वहां पे उसके पास कोई 8-10 लड़के भी मजदूरी कर रहे हैं, तो वो पैसे कमाने नहीं आया। ये चोर कहने वाला मसला एक और का भी है ना, एक और प्रॉब्लम भी है ना। हमारे जो पुराने सेलर्स थे, जो बाबे लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं इस फील्ड में, जो नहीं है, जो ओले पे काम कर रहे थे, मतलब नहीं, जो कंटेनर माल पे काम कर रहे थे, जैसे हमारे वहां पे दुबई प्लाजा है, ठीक है, उन लोगों ने मार्केट को शुरू में इतना गंदा कर दिया है, क्योंकि वो आदी थे सरकारी कामों के कि 10,000 की चीज है, ये बेचनी 50 की है। हाँ। उन लोगों ने हमारे आजकल जो हमारे क्लाइंट है ना, उनके बाप बड़े भाइयों को इतना फुद्दू लगाया हुआ है कि उनको लगता है कि हम भी अब ऐसे ही हैं। वजह तब प्रॉब्लम ये था कि सैलरी 10 थे, उनको पता था चीज मिलनी नहीं, हम ही से लोगे तो छोटी मार्केट में चीज महंगी होती है। ये नहीं कि उन्होंने फुद्दू लगाया, तब होती महंगी थी चीजें। उन्होंने वो एक ऐसा माइंडसेट बना दिया कि उनको लगता है कि अब ये भी सारे चोर हैं। अब वो जमाना चला गया है, अब सोशल मीडिया है, चैट जीपीटी है, वो पूरी दुनिया छान के मार देता है। वेबसाइट्स हैं, 600 ऑनलाइन सेलर्स हैं, आप अगर रेट दे रहे हो वीडियो में, मैं भी दे रहा हूं। आजकल हम किसी को चूना लगा ही नहीं सकते। ये जो होता है ना, ये मुझे लोग कहते हैं ओवर प्राइस, कसम से कभी कुछ ओवर प्राइस नहीं बेचा। वो तो मुझे भी पता है, आपकी प्राइसेस बहुत मुनासिब होती हैं। फजूल में मेरा मशहूर हुआ ओवर प्राइस, मैंने इतने अच्छे रेट दिए हैं। और यहाँ पे एक और बड़ा प्रॉब्लम, बाद में थोड़ी लंबी कर रहा हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे लोगों को ऑन द स्पॉट रेट ही नजर आता है। साल वारंटी तुम ले रहे हो, तुम्हें वो बंदा रिलायबल नहीं देखना कि वो 1 साल में है भी, वो भाग जाएगा। ट्रू। एक बंदा घर में बैठा हुआ है, वो चीज दे रहा है 22,000 रुपए की, ठीक है, 500 रुपए प्रॉफिट रख ले। 500 रुपए प्रॉफिट भाई, मैं 1500 रखूंगा, मेरी दुकान के खर्चे हैं, मैं रिलायबिलिटी दे रहा हूँ, मैं सर्विस दे रहा हूँ। सर्विस नाम की कोई चीज होती है, और हमारी प्रोडक्ट्स में हमेशा सस्ते के पीछे ना भागो। था ना जिपटेक, मार के बजे ना, बजे ना, बात पे भी हम आएंगे। हाँ, तो बात यह है कि हमारी आवाम की गंदी आदत है, इनको सस्ती चीज चाहिए। आपको पता है, आप चाइना जाओ, कहते हैं यू फ्रॉम पाकिस्तान, यू नीड चीप वन। उन्हें पता है ये सस्ती चीज लेके जाएगा, क्योंकि उस आवाम को सस्ता चाहिए। और इस सस्ते के चक्कर में हम बर्बाद होते हैं। अभी बहुत चेंज हो गया ट्रेंड, लोग अच्छी प्रीमियम चीजों पे भी आ रहे हैं, लोग सर्विस भी मांगते हैं। मोस्टली लोग आते हैं, कहते हैं भाई 2000 ज्यादा लो, वारंटी ज्यादा दो। हाँ, ये अकल वाली बात है ना, ये बात उसने लॉन्ग टर्म सोचा है। हम ऑन द स्पॉट कहते हैं कि अगला भाई शलवार उतार के सस्ते रहा, ये अच्छा बंदा शलवार उतार रहा है, ये डडू चार्जर शलवार उतार दी, इसी से लूंगा मैं, ये बहुत अच्छा बंदा है, इसी की चटनी है। यार ये तो फिर गलत बात है ना। सर्विस देखो ना यार, फिर वो चीजें भी, हम अब 2000 रुपए कमा रहे हैं, 2 साल सर्विस भी देंगे आपको, गुलाम बन के रहेंगे। जब रात को 2 बजे मैसेज करोगे तब भी सर, और ये भी होता है आपने रिप्लाई नहीं किया टाइम पे, ओ भाई मैं गुलाम थोड़ा ही हूँ सर, वो इस बात पे सच्ची करनी हूँ, गुलाम में गालियां पड़ती हैं सर इस बात पे। वो हम इस बात पे भी आते हैं, ठीक है। इज द पाकिस्तानी पीसी बायर इन्फॉर्म्ड और जस्ट ओवर कॉन्फिडेंट, यानी कि पाकिस्तानी जो पीसी बायर्स हैं, क्या इनको पता है सारी बातें, या फिर ये बस अपने आप को शोखा समझते हैं? पहले तो सर वो लोग होते हैं, वो i5 सेकंड थर्ड जनरेशन वाले, ओह यस, 4090 वाले को बता रहे होते हैं कौन सा वेरिएंट लेना है। वो नहीं दिया, पहले अपना तो अपग्रेड कर ला। मेरे दिल की बात कर दी।
तो वो लोग, इनको हम कहते हैं ये ना, ये फेसबुक ग्रुप्स में जितने भी बच्चे हैं ना, इनको खुद नहीं पता होता, इनको नॉलेज नहीं होता, इनको चीजों का नहीं पता होता, वो अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस समझते हैं, यूट्यूब की वीडियोस देख ले। और जो बंदा गोरों को फॉलो करके पाकिस्तान के स्टैंडर्ड को मैच करता है, उससे कोई फुदू बंदा ही नहीं है भाई। आप गोरों के स्टैंडर्ड को फॉलो करके पाकिस्तान में नहीं चल सकते। वो रिकमेंड करते हैं वो बी क्वाइट की सप्लाई, वो पाकिस्तान में तो है ही नहीं। सीसोनिक की पावर सप्लाई, सीसोनिक, मतलब इतने ब्रांड हैं जो पाकिस्तान में नहीं है, वो रिकमेंड करते हैं जी। अब बात यह है कि उनके लिए $50, $40, $30, $200 कुछ भी नहीं है, उनकी नहीं, उनकी कमाई भी ज्यादा है ना। वहां पे तो दूध ही $2 लीटर मिलता है, इतने थे $200 लीटर, फिर भी दो नंबर, उधर तो $800 लीटर है दूध। तो बात यह है कि उनकी कमाई भी ज्यादा है, उनकी रिकमेंडेशन पे हम यहाँ नहीं रह सकते। हाँ, जो एलीट बंदा है, जो अमीर बंदा है, उसके लिए कोई इशू नहीं है। जो एलीट बंदा है वो कभी भी आके आपके कमेंट सेक्शन में कहेगा नहीं कि ये गलत ले रहे हो तुम। हाँ, मुझे उस दिन बंदे ने कहा कि मैंने सेल की वीडियो लगाई, बंदा मुझे कहता है कि लियान ली पे सेल लगाओ। नहीं, कोई ब्रांड का केस नहीं है इसमें, लियान ली का केस मतलब नहीं है। मैंने कहा जिसने लियान ली लेना वो सेल में से लेगा, फिटे मुंह तेरा। तो बात ये है कि जो प्रीमियम क्लाइंट, तो उसको आपने कहना था ना कि लियान ली का लेगा, वो एक पारस का देता है ना, उसमें भी एमएसआई के केस लगे हुए थे, लोगों ने बस बोलना होता है, तो बोलना होता है। ऐसे ही है यार, अच्छे लोग भी हैं। देखो हमारे माशाल्लाह जितने क्लाइंट है वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे क्लाइंट। मैं उन लोगों की बात करूं जो हमसे डील नहीं करते और डील के बगैर ही रिव्यू दे देते हैं, डील के बगैर ही रिव्यू दे। देखा देखी में कि फलाने ने बोला था पारसटेक वाला बंदा ठीक नहीं है, फलाने ने बोला था डडू चादर ठीक नहीं है। लास्ट टाइम आपने देखा रिव्यू एक मेरे पे आया हुआ था कि एथिक्स नहीं अच्छे, और सारी डिटेल, कोई डील नहीं की और बस ऐसे, कोई डील नहीं की, विदाउट डील। यार आप खुद बताओ, दुकान पे कोई बंदा आता तो उससे भी आप बदतमीजी करते हो, और कहते हो क्यों ले लिया तुमने, पागल हो तुम। आप मेरे पास आए, आप बताएं। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ ना, सच्ची में तो ऐसा नहीं ना होता। हाँ। वो एक मार्केटिंग, आप बेशक एक वीडियो लगा के बोल देना भाई मैं ऐसा बंदा हूँ, वो मैं शुगर लगा रहा होता हूँ यार, बड़ी मेहरबानी है आपकी, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं भी नहीं करता। मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं हम खुश करके बेचते हैं, मतलब खुश करके बेचने का मतलब ये है कि हम हंस खिला के बड़ा अच्छा डील करते हैं। स्पेशली मैं बंदे को एक बात बोलता हूँ अपने क्लाइंट को, सर आप बिल्ड लेके जा रहे हैं, आज आप 2 लाख रुपए दे रहे हैं, 4 लाख रुपए दे रहे हैं, मैं तो आपकी वाह वाही करूंगा, हर डीलर करेगा, सर आप बहुत अच्छे हैं। असल चीज पता लगेगी 2 महीने बाद, जब आप किसी चीज की वारंटी के लिए आएंगे। हाँ, अब जैसे वो एक गुजरात से बड़े अच्छे भाई मेरे आए थे, तो वो आए, इसी तरह डील हुई बड़ी अच्छी, और फिर वो गया, उनका इशू आ गया, उन बेचारों को फिर आना पड़ा वापस। ठीक है, तो उस दौरान उनका मसला सेट हो गया, वो फिर गए, फिर इशू आ गया। अब मुझे भी अच्छा ना लगे, इतने दूर से बंदा आ रहा है, फिर कई 3 दिन में बिजी हो गया, उन बेचारे की कॉल आती थी, और उसको मैं बात बोली भी थी कि बाद में पता लगेगा, तो मुझे मैसेज करना मान दिया, आप कॉल नहीं उठा रहे। मैंने कहा यार आप मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट करें, मैं थोड़ा बिजी हूँ। फिर मैंने उनको मसला, कल मेरी बात हुई, मैंने सेट करके दिया, और मैंने कहा भाई जो चीज चेंज करनी है वापस करनी है, जो पैसे चाहिए वापस ले लो, नाराज नहीं होना, बस असल बात ही सर्विस की है, इसी चीज के हम पैसे चार्ज करते हैं। और हाँ, एक बात बड़ी बड़ी फेक मशहूर है कि जो यूट्यूबर है, जो इन्फ्लुएंसर है, जो वीडियो वाला ज्यादा महंगा, वो नहीं महंगा बेच सकता यार, और वीडियो वाला सस्ता बेचता है। भाई वीडियो वाले की दुनिया वीडियो देखती है, वो महंगा बेच ही नहीं सकता। ट्रू, ये बड़ी एक फेक लोगों के माइंड में डली हुई है कि ये तो यूट्यूबर है, ये चूना लगाएगा। गलत बात। एक और बड़ी गलत बात, बड़ी दुकान हो तो चीज महंगी देगी, नहीं, ये भी फेक है। बड़ी दुकान चीज सस्ती देगी क्योंकि उसने जल्दी सेल्स करनी है, उसने अपनी वाह वाह करानी है। जितनी बड़ी कंपनी उतनी सस्ती चीज देगा। ट्रू है ये ट्रू है, ये उल्टी चीजें हमारे। सर आप जाके एक लोकल इचरे की दुकान से ले लें, मैं अपनी फैमिली के लिए लेने गया हूँ, इचरे की दुकान से जिस क्वालिटी का सूट मैंने लिया ना 5000 रुपए का, वही सेम चीज 3500 रुपए में खाड़ी ब्रांड दे रहा है। ये बात है, और ये लोगों का बड़ा ब्रांड था, ये हमारे लोगों की बड़ी समझ नहीं आती। और जिस दिन आप लोगों को चीज समझ आ जाएगी उस दिन आप यार डांटना नहीं है यार, फर्ज में डांटना नहीं है यार, पहले भी मना किया मैंने, डांटना नहीं है यार, पहले ही डर जाते हैं यार, आप फिर डांट रहे हो इनको। आप कैमरा बंद मार दो। यार मना कर रहे हो, आराम से मना करना, डर करते हैं यार, आप इतना डरा के रखा है। डरते पता है कौन है? डरते वो लोग हैं जो लोग, क्या नाम है, जिनके दिल में चोर है। हाँ, ये वो डरते हैं। चलें हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, रैम शॉर्टेज रियल है या आर्टिफिशियल है? ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड डिबेट है, जहां तक हमें लगता है। शॉर्ट आंसर यार हो सकती है आर्टिफिशियल हो, लेकिन रियल भी हो सकती है, क्योंकि देखो एक जगह कह रहे हैं कि जो डिमांड बहुत ज्यादा आ गई है। आप देखो रैम की इंडस्ट्री लगने में ना 6 महीने साल तो लगेंगे, ये छोटी सी इंडस्ट्री नहीं होती ऐसे ही कल लगा ली। सर $200 मिलियन की इंडस्ट्री लगती है। पैसा तो है सबके पास, बहुत पैसा है सबके पास, पैसों का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस $200 मिलियन की इंडस्ट्री लगाने में टाइम लगता है। तो अभी तो 2 महीने हुए हैं शॉर्टेज को, 6 महीने तो हो सकता है 6 महीने तक मसला सेट हो जाए, एक और इंडस्ट्री लगा दी जाए,
तो फिर तो ये आर्टिफिशियल नहीं है। लेकिन इसका मैंने और ये आर्टिफिशियल हो भी सकती है। ये भी मैंने सुना है कि 6 महीने में इंडस्ट्री लगाने में लगेंगे, फिर उसके बाद उस इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन में भी इसमें टाइम लगता है। हमारा माइंड तो साल ही है ना, साल लगना। हाँ, तो ये शॉर्टेज रियल भी हो सकती है। बाकी है कि वो जैसे मैंने पहले भी बात करता हूँ कि शायद ये आर्म आर्किटेक्चर पे लाने का कोई तरीका है, लोगों को शिफ्ट करने का कोई तरीका है, या फिर कोई नई इन्वेंशन का कुछ सोच रहे हैं जो बड़े जायंट्स तो हैं। क्या मार्जिन्स बढ़ गए हैं इससे बड़े लोगों के? हमारे तो नहीं, हमारे क्या बढ़े हैं, हम तो नहीं, बड़े लोगों के जो पीछे कंपनी जैसा माइक्रोन, सैमसंग, एसके, उनके बड़े होंगे क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर हैं, उनको बैक एंड से कोई चीज महंगी। लेकिन देखिए ये पूरा सर्कल होता है, उनका भी रॉ मटेरियल आता है, उनका भी बैक एंड से चीजें महंगी हुई होंगी, क्योंकि जब रैम की शॉर्टेज हुई है तो रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हुई होगी। जो बैक एंड पे सिलिकॉन का मटेरियल दे रहे हैं वहां तो रेत है। नहीं, बेशक वो रेत भी नहीं मिलेगी ना। अगर रेत उनको पहले एक ट्रक मिलता था $2 का, अब एक ट्रक मिलेगा $100 का, वो भी तो महंगा करेगा। रेत वाले को क्या नहीं पता कि मेरे रेत से रैम बनती है और रेत कोई नॉर्मल रेत भी नहीं होती ना, ये तो स्पेशल रेत होती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरा एक सर्कल है, तो इसको हम छोटे से इतने से नुन्ने से वो लोग हैं। गलत लफ्ज हो जाना था, नुन्नू नहीं कहा, नुन्ने का है तो नुन्नू ना समझो ना। तो ये है कि ये बहुत बड़ा सर्कल है, और इन 6 महीने तो कहीं नहीं गए, और साल, और कहने का लोगों के मुताबिक 2027 भी मुश्किल होगा। 6 तो है ही, 6 मुश्किल है। एक और क्वेश्चन बोलूंगा, हाँ, क्या 2028 तक पीसी गेमिंग और कस्टम पीसी गेमिंग का नामो निशान मिट जाएगा? और नहीं, ये मिट ही नहीं सकता, इसके बगैर दुनिया ही नहीं चल सकती भाई, ये और ज्यादा हो जाएगा। ये तो रिटर्न है भाई, हम देते हैं, बेशक हम छोटे से लोग अपनी गाड़ियां बेच के लेंगे रैम। हाँ, ये है भाई। देखो आपको पता है, आपने भी तो गाड़ी बेच के रैम ली है। हाँ वाकई, मैंने भी गाड़ी बेच के रैम ले ली सारी ना। अच्छा मुझे और छोड़ो, मुझे ये बताओ, अभी आपके पास फर्ज करो कितना क्लाइंट गेमर है और कितना वर्किंग वाला है? वर्किंग वाला क्लाइंट 70% है, गेमर ज्यादा है ना। वर्किंग वाला रैम अगर मिलियन की भी हो जाएगी ना, तो उससे मिलियन कमाने के वो अपने रेट बढ़ाएगा ना आगे। हाँ। वर्किंग वाले अभी भी ले रहे हैं। अभी आप देखना, आपकी जो 30% सेल अभी ना डाउन हो गई है सबकी, क्योंकि रैम महंगी वो 30% वाली सेल, वो गेमर ही डाउन हुआ है। गेमर डाउन हो गया क्योंकि गेमर बेचारा जो होता है वो अर्न नहीं करता अभी, वो कोई अपने पैसों से भी करता है, कोई पापा के पैसों से भी करता है, मिक्स होता है। 30% में से ना जो 10% है ना, वो होते हैं एलीट क्लास, उनको फर्क नहीं पड़ता। हमारी सेल 80% अभी भी है, ये और बढ़ेगी, ये रहेगी, और ये और ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये ऐसा है, ये खत्म नहीं होता भाई, ये सब ऐसे ही ये रहेगा और ये बढ़ेगा, खत्म नहीं होता। ठीक है, जीपीयू शॉर्टेज आएगी क्या? जीपीयू शॉर्टेज आएगी क्या? वो आ गई है। और सर जीपीयू शॉर्टेज आ गई है, जीपीयू 10% महंगा हो गया है, और मैं अभी बता रहा हूँ जीपीयू आने वाले वक्त में हमें लग रहा है जो 2 लाख का जीपीयू वो 3 का हो जाएगा। 5070 जो 190 का आप सेल कर रहे थे ना PNY का, वो आज 215 का हो गया। हाँ जी, ओह माय गॉड। सर जोटेक आप खुद बताएं, इट्स रियली 370 का 5080 नहीं दिया आपने, मैंने भी दिया 380 370 का 5080 जोटेक। क्या रेट है आज का रेट 440 मैंने दिया। 440 रेट दिया है, मैंने भी 430 35 किसी को दिया हुआ है। हालांकि थोड़ा अच्छा रेट था मेरे पास, लेकिन स्टिल 50,000 बढ़ गया है ना, बढ़ गया। अभी भी आते हैं लोग मुझे। असूस टफ मैंने 420 बंदे को ऑफर किया था, फिर मैंने 435 का बेचा बाद में, मेरी कॉस्ट अच्छी थी, 4-5-10 कॉस्ट थी मेरी। आज रेट मैंने चेक किया 485 है। तो भाई जीपीयू तो महंगे हो गए हैं, और ये आगे अब होंगे, और एनवीडिया ने बोल दिया 2026 में 50% हम कम प्रोड्यूस करेंगे। अब वो 50% कम प्रोड्यूस करने की वजह से डिमांड तो सेम रहेगी ना, और सप्लाई की वजह से सप्लाई कम हो जाएगी, रेट ज्यादा हो जाएगा। यही क्वेश्चन मेरा। और मुझे लग रहा है कि ये रेट बढ़ेगा 50% ऑलमोस्ट, मतलब दुगना नहीं होगा। 2 का 4 वाला, 2 का जो है ना वो 4 का नहीं होगा, 2 का 3 का हो जाएगा, 2 वाला 3 का हो जाएगा, मतलब 50-70 3 लाख का हो जाएगा, 50% रेट बढ़ जाएगा। हाँ, इतना तो क्या आप क्या इनको कहेंगे कि ये लोग क्या जीपीयू पहले से लेके रख लें अगर बिल्ड बनाना है? पैसे हैं तो ले लो भाई। नहीं, मैं तो कहता हूँ बिल्ड बनाओ। अभी जीपीयू लोगे तो उतने पैसों की तो रैम महंगी हो जाएगी, और रैम अभी, अच्छा मैं बता दूं, 32 GB का रेट था 32,000 30,000 RGB का, T-Force कह लो 32 की थी। नहीं, 32,000 पे में हमें मिलती थी कॉर्सेर की अच्छी वाली RGB अच्छी। चलो मैं रिटेल की बात कर रहा हूँ कि मिनिमम 30-32 की थी, और जो नॉन RGB रैम थी 22,000 रुपए की 32 GB की रैम सिंगल, और 11,000 रुपए की 16 GB की रैम। आज उसका रेट 65,000 रुपए है नॉर्मल का वैल्यू रैम का। RGB तो महंगी है। अभी 16 GB का रेट जाएगा लाखों रुपए, चला गया समझो। लेकिन पाकिस्तान स्लो है ना, मार्केट थोड़ी सी बात तेज है, तो वहां पे जल्दी रेट बढ़ता है जी। और पहली बात है, वो बंदे क्यों नहीं आते जो कहते हैं अमेज़न पे ये रेट लगा हुआ है। आप किधर, अब आप कहेंगे डांटो, मैं बात काट रहा हूँ, वो मैं बात दोबारा करता हूँ। लेकिन वो बंदे किधर है जो कहते थे कि अमेज़न पे रेट ये लगा हुआ है? वो बंदे कहाँ हैं जो कहते थे कि अमेज़न पे ये रेट है, हमें रेट डांटो इनको यार,
यार डांट फिर आप मना कर देते हो। नहीं आप डांटो, मैं कह रहा भाई हूँ हो ना। तो बात यह है कि भाई वो बंदे कहाँ हैं? सर अमेज़न पे 2.5 लाख की लगी, आप 1.5 लाख की दे रहे हो, मैं आपसे नहीं, मैं 2.5 ही लूंगा। सर दुबई में भी तो, अब दुबई में भी तो लगी हुई है ना, दुबई अच्छा, के ये रेट क्या मैं है? दुबई में भी गया था। रिटेल मार्केट अगर कंपेयर करो, दुबई यूके बहुत महंगी है, हमसे बहुत वो महंगी है। पाकिस्तान से बहुत महंगी है। हाँ यूएसए इज बेटर, यूएसए में कम है प्राइस। कौन सी चीज अब सबसे ज्यादा मैनिपुलेट होती है, रैम, जीपीयू या पीएसयू, इस जिस पे मैनिपुलेशन होती है, यानी कि जिसमें कस्टमर समझो भूतिया बनाया जाता है, जिस चीज पे क्लाइंट को बनाया जाता है? क्या क्या लिखा हुआ है? रैम, जीपीयू या पीएसयू, पावर सप्लाई? पीएसयू पे। रेटों की बात नहीं कर रहा मैं, क्वालिटी की बात कर रहा जिसमें भूतिया बनाया जाता है, हूँ। पीएसयू पे, पीएसयू पे बनाया जाता है, क्योंकि लोगों को सच है। पीएसयू का आइडिया नहीं है। जीपीयू तो देखो उसकी कॉपी तो आती नहीं है, रैम की कॉपी भी आती है, बाय द वे रैम की भी कॉपी आती है, रैम की किंगस्टन की बहुत ज्यादा मार्केट में कॉपी आई हुई है। लेकिन कॉपी पे आती है, लेकिन ये कि उसमें प्रॉब्लम नहीं चल होता, जाती है वो चिप अच्छी लगी होती है, उसमें प्रॉब्लम लेकिन नहीं है। पीएसयू एक बहुत बड़ा पीएसयू में फैक्टर प्रॉब्लम होता है, लेकिन अब ब्रांड ने पीएसयू सस्ते कर दिए हैं, तो 90% लोग शिफ्ट हो गए हैं ब्रांड की आपको तरफ। पता है लियान ली की पीएसयू सस्ते में आ रही हैं? हाँ आने वाली हैं, आने वाली हैं, और बहुत सस्ती, यानी कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं एमएसआई की प्राइस पे। और 10-12 हजार, 14 हजार, 15-16 हजार में हाँ, पीएसयू। अब आपको 13-14 हजार में अच्छा पीएसयू। आप छोड़े फर्स्ट प्लेयर की सप्लाई बहुत अच्छी है भाई। यार फर्स्ट प्लेयर को मैंने खुद सस्ती है लेकिन अच्छी मार्केट भी नहीं किया, और ना तो मैंने बेचा है। नहीं मैंने बेचा है, मेरे पास 100 अभी भी पीस पड़े हुए हैं, बहुत अच्छी सप्लाई है। 80 प्लस ब्रॉन्ज 12,500-13 हजार रुपए में कोई भी सप्लाई नहीं आती, लेकिन हम ना 3-4 ऑप्शन रख देते हैं। उसमें कैपेसिटर्स चाइनीज यूज किए हैं, ताइवानीज यूज किए हैं? नहीं ताइवानीज है उसमें, चाइनीज नहीं है, चाइनीज नहीं है बिल्कुल। चाइनीज वाली वो आती है, एक्सपीडी चाइनीज है, एक्सपीडी चाइनीज है, चाइनीज कैपेसिटर्स हैं। नहीं फर्स्ट प्लेयर में चाइनीज नहीं है, उसमें कुछ कंपोनेंट चाइनीज हैं, कुछ जापानीज हैं। लेकिन आप ये देखो ना, आप उसको छोड़ दो, चाइनीज कैपेसिटर का भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि पूरी रेटिंग नहीं होती। प्रॉब्लम चाइनीज कैपेसिटर का नहीं है, आप एक चीज 10,000 की ले रहे हो, आपको ओजी जापानीज कैपेसिटर चाहिए, ऐसे तो नहीं होता ना। तो वो तो ऐसे ही है, लेकिन आजकल ब्रांड की सप्लाइयां सस्ती हो गई हैं, वो मसला थोड़ा कम, प्राइसेस अब सब सस्ते हो गए। लेकिन एक वक्त में बिकी है मार्स 700 सप्लाई, और विचू 300 वाट भी नहीं सी, और लोगों ने ला के दित्तियां 30-60 ते लोगों दे पीसी सड़ गए। वो चलती और थी ये पावर कौन सप्लाई। लोग करते हैं? मैंने कभी ये नहीं किया, आप भी नहीं करोगे। ये पता है कौन बंदा करता है? ये जो ब्रांडेड पीसी बेचते हैं वो करते हैं। सर अब हम बंदे का नाम नहीं लेते, क्योंकि अगर बंदे का नाम हम लेंगे वो बंदा भी ऑफेंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम ये बात कर सकते हैं कि ये वो बंदा करता है जिस बंदे ने ओले पे रख के चीज बेचनी है। अब ओला क्या होता है? ओला ये है कि ओला कीबोर्ड ब्रांड की बात नहीं हो रही, ओला कीबोर्ड ब्रांड की बात नहीं हो रही है, सबर करो। ओले का मतलब है, यानी कि ये चीज है ना, ये किसी के पास नहीं है, ये सिर्फ एक बंदे के पास है, उसने बेचनी है मार्केट के अंदर। जब इसका कोई कंपटीशन ही नहीं है ही उसके पास ये ब्रांड, तो उसने फिर ये चीज जो है 500 की बेचनी है, चाहे 50 रुपए की थी। ये ओला है, वो इसी तरह ही है। लेकिन नहीं, ये तो ये चलता रहता है। नहीं मैं कहता हूँ यार, अपनी रिसर्च करके आओ ना, मेरी सुनो ना, पारस की सुनो ना, किसी हाँ रिसर्च करो, अपनी रिसर्च किया करो भाई। और इतनी रिसर्च ना कराओ कि मुझे बी क्वालिटी चाहिए, और भाई पाकिस्तान वाली रिसर्च करके आओ कि इतने की लाभ है। पाकिस्तान वाली रिसर्च कर लो ना, ठीक है। और वारंटी टर्म्स भी देखनी पड़ती है ना। आप बी क्वालिटी की सप्लाई ले लो, वारंटी नहीं है पाकिस्तान में, क्या फायदा? नहीं है, अल्लाह ना करे भाई, उससे बेहतर थर्मल राइट ले लो, 2 साल वारंटी तो दे रहा है। बात कर रहा हूँ ना मैं, थर्मल राइट ले सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद चले हम इस पे चलते हैं, मार्केट च माल घटे या ईमान? माल किथू घटे, ईमान ही घटे। माल तो ढेर मारे हुए है, हर चूड़े के पास 2 करोड़ का माल पड़ा हुआ है, मुझे ही देख लो। अरे बात कर रहा हूँ, माल बहुत है भाई, माल की तो टेंशन ही नहीं है, ईमान की कमी है। ऐसे ऐसे लोग आते हैं, शक्ल से लगता है गरीब होगा, आके कहता है भाई साहब मेरे पास 10 करोड़ का माल पड़ा, क्या चाहिए? तो ईमान की कमी तो है भाई, पूरे पाकिस्तान में ही है, पूरी दुनिया में। प्राइसेस हाइक का ब्लेम शॉपकीपर पे डालना कितना फेयर है? बिल्कुल भी फेयर नहीं है, शॉपकीपर प्राइस हाइक कर ही नहीं सकता कभी भी। भाई शॉपकीपर कैसे पूरी मार्केट को कंट्रोल करेगा? कभी भी नहीं, वो तो बेचारा अपना स्टॉक नहीं कंट्रोल कर सकता। भाई शॉपकीपर पे नहीं होता रेट बढ़ाना। हाँ ऐसे है, किसी फुद्दू को नहीं पता एक चीज 500 की है तो मैंने उसको चेपा मार दिया 1000 रुपए का, तो वो एक वक्त ही होता है पूरी। अब लोग कह रहे हैं जी पाकिस्तान में रहमे खरीदना छोड़ दो, रेट नीचे आ जाएगा। ओ भाई पाकिस्तान इतने चुज्जू भी नहीं है इस पूरी मसले के आगे, पाकिस्तान की औकात भी नहीं है कि वो इस पूरे मसले के आगे खड़ा हो। इसकी हमारी जो मार्केट है ना, उसकी औकात नहीं है, इतनी सी मार्केट है। ये पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है, बिलियन, ये मसला नहीं हल होता सर। ये पाकिस्तान का तो जीडीपी इतना नहीं है, ये पूरे $1 बिलियन का इशू है भाई जी। तो ये हमने नहीं किया हुआ, और हम लोग तो उल्टा। और याद रखना, जब चीजें सस्ती होती हैं तो हम शुक्र करते हैं ज्यादा हो जाती है सेल, बेशक प्रॉफिट कम हो, चीज ज्यादा बिकती है, ऐसा ही है। कभी भी महंगाई होती है तो सेलर कभी खुश नहीं होता। हम लोग को बहुत परेशान, मैं तो सेलर बात कर रहा हूँ कि हम महंगी नहीं करते चीजें ना, मुझे शौक है अभी भी। हाँ एक और चीज, अब चीज महंगी होती है ना, लोग समझते हैं इसने 50,000 की चीज लेके लाख की बेची, 50,000 प्रॉफिट है। भाई प्रॉफिट नहीं है, वो मेरा कैपिटल बड़ा है। मैंने दोबारा अगर फर्ज करो मैंने 10 रैमें बेची 5 लाख रुपए की, दोबारा खरीदने जाऊंगा
तो वो 10 की मिलेंगी, तो मेरी तो क्वांटिटी 10 थी स्टॉक में, अब 5 हो गई है, तो मैं तो उल्टा नुकसान में हूँ। क्वांटिटी कम होगी ना मेरे पास, लोगों की डिमांड तो उतनी है, तो ये तो ठीक है। इसके बाद यही क्वेश्चन आता है हमारा, शॉर्टेजेस जो है, जितनी भी शॉर्टेजेस हैं, ये रियल हैं या फिर फेक हैं? ये रियल ही हैं। ये रियल होती हैं, उसकी वजह फेक नहीं है कुछ भी। हाँ, एलन मस्क जैसे लोग इन चीजों को फेक कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो कैपिटल उनके पास बहुत है, ठीक है। दुनिया अब वारंटी क्लेम पे आ गए हम। वारंटी क्लेम के कुछ क्वेश्चन। ओए होए, इस टाइम बहुत सेका लगा हुआ, बहुत हैवी सेका लगा। वारंटी क्लेम का प्रोसेस पाकिस्तान में इतना मुश्किल क्यों है? लोगों का क्वेश्चन, लोगों का ही है। और ये मैं हमेशा मैं कहता हूँ, पाकिस्तान में वारंटी बंदा है, वारंटी ना ब्रांड है ना दुकान, ना मतलब वो दुकान वाला जो बंदा है ना, वो वारंटी है। वो जितना ट्रस्टेड है वो उतना बेहतर है, उतनी अच्छी वारंटी है। सम टाइम क्या होता है कि पीछे से क्लेम नहीं हो रही होती, हम अपने पास से जेब से दे दी बंदे ने। लेकिन सम टाइम ऐसे भी होता है कि हम अगले बंदे के लिए फाइट करते हैं, पीछे से भी करवा के देते हैं। यार नुमान भाई, पिछला ये जो साल गुजरा है, ऑलमोस्ट मेरे पास रिटर्न है 6 लाख रुपए की वारंटी का जेब से पे की है। मेरा भी ऐसे ही होता है। होता ही है कि यहाँ पे खुद कंपनीज नहीं है, खुद कंपनीज के ऑफिस नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर तो कहता है कोई बहाना मिल जाए, मैं इसकी वारंटी कैंसिल कर सर जी, इसमें बाल बराबर स्क्रैच था, ये तो डैमेज हो गया, तो वो बहाना ढूंढते हैं। और यही वजह है मोस्टली सेलर 10 मंथ की वारंटी देते हैं। मैंने वो 1 ईयर कर दी है। मैंने वो चीज भी, उसकी वजह होती है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर अपने टाइम से बिल करता है वारंटी। भाई वारंटी तब शुरू होनी चाहिए जब चीज सेल हुई है। अब ये चीज भी गलत है। इस चीज को भी एक्सप्लेन कर देना छोटा सा, कि जब चीज हम परचेज करते हैं, हाँ, ठीक है, तब से वारंटी शुरू हो जाती है। आपके पास पड़ी हुई चीज 6 महीने, फिर आपने बेची और आपने वारंटी दी 1 साल, और वो 7 महीने बाद चीज वापस आ गई, तो आपने क्लेम कर दिया। डिस्ट्रीब्यूटर कहेगा मेरे से तो ही नहीं है। हमने फिर क्या शुरू किया हुआ है, मैं उसको बिल दिखाता हूँ, मैं कहा भाई मैंने तब बेची थी, मुझे क्लेम दो, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर के पास 2 साल होते हैं बैक एंड पे। अब खैर अल्लाह ही जाने उनको क्या बैक एंड पे क्या होता है क्या नहीं होता। बट अच्छा, अब ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन आ गया। इस चीज की वजह से ना हम लोग बड़े परेशान हैं, ठीक है। वारंटी, रैम की जो वारंटी है, उसके क्लेम के ऊपर नई प्राइस में रैम 1 लाख रुपए की है, पुरानी प्राइस पे 30,000 रुपए की, वो 30,000 रुपए का रिफंड दे रहे हैं। रैम ये बहुत गलत है भाई, ये मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। और खास तौर पे इसके अंदर जो है बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर, अच्छा, मजे की बात बताऊं, वो ये कर रहा है। अच्छा, मेरा अभी उनके साथ उतना काम चल नहीं रहा, लेकिन ये कि सारे कर रहे हैं फिलहाल, सब भी कर रहे हैं। और ये अभी से नहीं है, आपको भी फेस हुआ है शायद। मुझे अभी फेस हुआ, मेरे से शुरू से फेस हुआ है। मैं एलसीडीज के ऊपर, गीगाबाइट की एलसीडियां मैंने वापस की। जब एलसीडी महंगी होगी तो रिफंड दे दिया, और जब एलसीडी सस्ती होगी तो आप कहते हैं एलसीडी देंगे। ये क्या बगैरती है। हाँ, अब रिसेंटली मैंने क्लेम कराया, एलसीडी मैंने ली हुई थी 20,000 महंगी, ठीक है, तो अब दो ना मुझे रिफंड। मैंने कहा रिफंड डालो, कहते नहीं जी अब एलसीडी मिलेगी। तो ये बड़ी बेगैरती, और ये हम एज अ कौम ही फारिग है। मैं खुद डिस्ट्रीब्यूटर हूं ना, कहना नहीं चाहिए पर शायद मैं भी ऐसे ही करूं। हर बंदा अपने एंड पे ना हराम खा रहा है, इसीलिए ऊपर तक सब जो है ना, मतलब किसी को कतरा भी हराम का मिल रहा है ना, वो खा रहा है। गलत है ये, बिल्कुल गलत है ना। और हम सारे एक जैसे हैं, लेकिन हो रहा है ये। मैं कोशिश करता हूँ हमसे कोई गलत ना हो, लेकिन किसी एंड पे शायद हम भी यकीन लगा जाते होंगे, नहीं पता लगता बंदे को, क्योंकि हमारी भाई पूरी आवाम ऐसी है ना। और ये चीज गलत है सर। रैम देखें, अब मेरे पास एक क्लेम आया, एक आया अभी तक, और पता नहीं किसी से ली हुई है, मेरे पास रिकॉर्ड ही नहीं है, तो वो मेरा मसला ही नहीं हो सका, मुझे देनी है रैम। तो वो हाँ, मुझे नहीं पता कहाँ से बाई की हुई है, कोई उस टाइम सिस्टम का कोई ग्लिच था लाहौर वाली शॉप का। कौन सी कंपनी की रैम? ट्राइडेंट सी है, लेकिन वो इतने डिस्ट्रीब्यूटर है, पता नहीं अब किसकी है। खैर वो रैम मैंने दी थी 45,000 की, ठीक है। अब वो रैम होगी 1,25,000 रुपए की। अब मैं उसको क्लेम कैसे दूं? कस्टमर को भी मैं रिफंड का बोलूंगा तो वो माइंड करेगा, कहेगा मुझे मेरी चीज दो। पर अब मैं ये करता हूँ कि मुझे पता हम पाकिस्तान में है, मैं हर बंदे को बोलता हूँ यार ये चीज लेके जा रहे हो, ऑन द स्पॉट या तो रिफंड होगा, और रिफंड यही पैसे होंगे, नए वाले नहीं होंगे, क्योंकि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर सपोर्ट 0 है। हाँ, बस अगले के साथ बहुत बड़ा दुख है ये। दुख है, करोड़ों का काम किया हुआ, सपोर्ट 0 सर। और छोड़े, एक डिस्ट्रीब्यूटर, क्या नाम लो, छोड़ो, रैम का लॉक रैम पे चढ़ता है ना, निशान डाल देता है जहां पे लॉक लगता है, डालता है, उस निशान की वजह से क्लेम नहीं की रैम। ये तो सरासर नाइंसाफी है। और भाई मेरा दिमाग खराब रहा है, मेरी लड़ाई होगी थी। तो लड़ाई बनती थी आपकी उधर ही हुई है, जब आपकी भी लड़ाई तो थी, पैसे रोक लेने थे। और सर पैसे दिए हुए थे ना, सारे क्लियर थे, पैसे मैंने क्लियर कर दिए थे। लेकिन ये है कि ये इधर बहाने ढूंढते हैं। और वो जिसका आपने बात की है ना, ठीक है, उसका जो वारंटी क्लेम का मामला है वो है ही इसी तरह का। वैसे ही है कि वो वारंटी क्लेम में थे, मेरे साथ कभी इशू आया नहीं है, लेकिन ये इशू उनके रिसेंटली शुरू हुए हैं, और फिर उसके बाद मैंने काम भी कुछ खास नहीं किया। मैंने अब जाके बातचीत करनी है कि यार ये तो ऐसे करना तो फिर फायदा नहीं है। और यही मैं बताता हूँ लोगों को कि सस्ते की चक्कर में ना भागो। अब हमने जिम्मेदारी ली है ना 2 साल की, 1 साल की, हम जेब से तो हम जेब से देना पड़ेगा, क्लाइंट को चीज जाननी है। तो यही बात मैं लोगों से करता हूँ कि देखो, हमने
मैं कहता हूँ मैं जायज रेट देता हूँ, मैं कभी नहीं कहता मैं सस्ता रेट दूंगा। नहीं, सस्ते वाला हमेशा आपसे पैसे पूरे करेगा यार भाई। मैं बिजनेस करने बैठा हूँ, वेलफेयर ट्रस्ट तो नहीं है, मैं वेलफेयर ट्रस्ट थोड़ी कर। और कोई गरीब बंदा आके मेरे से ना 2 लाख की रैम नहीं लेगा। जो बंदा 2 लाख का पीसी बना रहा है वो गरीब नहीं है। वो अगर गरीब है भी तो अगर उसने 2 लाख कर लिया फिर वो गरीब रहा नहीं है वो। तो आप गरीब नहीं है कि मैं आपको कहूँ लो 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 आपके साथ बहुत गलत हो गया है, मिलो तो मिलो बच्चा, ऐसे नहीं होता भाई। वारंटी है, वारंटी क्लेम करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है। वारंटी के बाद हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जब तक जिम्मेदारी है फिर डिस्ट्रीब्यूटर आपसे यकीन लगाएगा तो आपको क्लेम देना पड़ेगा। फिर हम क्या करते हैं, क्लाइंट को हम क्लेम दे देते हैं, फिर हम डिस्ट्रीब्यूटर से लड़ते रहते हैं, वो 2 महीने चीज बाउंड हो जाती है। 2-3 महीने बाद कुछ ना कुछ हो ही जाता है, आधे आध का। अब ये लोगों को कौन समझाए कि भाई ये कम से कम हर महीने 5 लाख 7 लाख का सामान हमारा स्टॉक रहता है अमाउंट। हाँ, वो जो हम प्रॉफिट कमाते हैं वहां अड़ जाता है। तो फिर लोग कहते हैं हम चोर नहीं समझते, फिर भी चोर कहते हैं, फिर हम चोर, फिर भी हम चोर, फिर भी चोर। ये गलत चीज है। मेरा क्लेम रेट जो है ना वो 99.99% है। मेरे कोई कंप्लेन आज तक नहीं है 5 साल में, अल्हम्दुलिल्लाह क्लेम के ऊपर। ठीक है, एक और सवाल पंजाबी के अंदर, कस्टमर ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ऐ तो सच है, सच है। पैसे लेना बहुत आसान है, देना बहुत बड़ा मुश्किल है यार। लेकिन ये है कि हमने अब रूल पास किया हुआ है कि आपको 3 दिन का हम टाइम देते हैं क्लाइंट को। ठीक है। स्पेशली मॉनिटर, कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं जिनको ओपन होने से कुछ नहीं होता, उनका हम रिफंड विद इन 3 डेज दे देते हैं। ठीक है। मॉनिटर फिर हम जो वापस वैसे बहुत कम आते हैं, लेकिन जो भी कभी आया तो उसको हम 1000-2000 सस्ता भेज देते हैं कि ये ओपन बॉक्स है या एक दिन टेस्ट हुआ है ऐसे करके ना। और उसमें यह है कि हमने रिफंड पॉलिसी रख दी है, सिवाय उस चीज के जो फुल सील्ड आती है। कार्ड की सील की बड़ी वैल्यू होती है, और वैल्यू है, और प्रोसेसर की रैम शैम चीजों का कोई, मदरबोर्ड की भी। हाँ, मदरबोर्ड की सील होती किधर है, कुछ में आती है, कुछ में आती है, कुछ में आती है, जिसमें आती है उसकी है, वो हम पैसे काटेंगे, वो पहले हम बता देते हैं। लेकिन ज्यादातर अगर आप पूरी बिल्ड भी, नो सील नो डील, नो सील नो डील भाई, सील बड़ी मैटर करती है। और हमेशा ऐसे जो सील के पीछे भागते हैं उनको ही सही नहीं मिलती उनको ही फेक मिलती है क्योंकि पाकिस्तान में फेक सील्स बहुत हैं भाई, बहुत है। क्या प्रोडक्ट्स और क्या हर चीज। अच्छा जी, अब डिस्ट्रीब्यूटर और शॉपकीपर के दरमियान का जो इम्बैलेंस, पावर का इम्बैलेंस है, ये क्या खत्म हो सकता है? तब देखें, हम पता है क्या, हमने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ चलना है, उन्होंने हमारे साथ चलना है। ठीक है। कुछ चीजों में हमें भी नुकसान होता है फिर, जैसे कुछ ब्रांड्स हैं वो एक ही के पास हैं, अगर आप उनसे काम नहीं करेंगे तो हमारी सेल्स डिस्टर्ब होती हैं। हो सकता है उस महीने आप 10-15 लाख की वो चीजें बेच लेते हैं जो उसके पास है, जिसके साथ हम काम नहीं कर रहे। ठीक है। तो मेरे हाल से खत्म नहीं करना चाहिए, आपको काम सबके साथ करना चाहिए। पावर इम्बैलेंस, लेकिन ये है कि पावर इम्बैलेंस की बात हो रही है तो वो तो कभी नहीं खत्म होगी, क्योंकि उनके पास पैसा ज्यादा है, पावर ज्यादा है। ऑफ कोर्स सर, पैसा भी ज्यादा है। अगर इतना ही पैसा आपके पास है तो अपना इंपोर्ट कर लो ना। फिर अगर डिस्ट्रीब्यूटर से इतना ही मसला है तो अपनी इंपोर्ट करो, अपनी इंपोर्ट करो। तो ये पूरी दुनिया में गेम है इस चीज की, तो वैसे नहीं कह। देखो, उन्होंने पैसा ज्यादा लगाया है तो वो ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे ना जी। हमने अगर 1 करोड़ लगाया या 10 लाख लगाया तो वो फिर 10 करोड़ या 100 करोड़ के हिसाब से एक्सपेक्टेशन रखते हैं। ऐसे ही है। तो ये तो नॉर्मल है, ये जस्टिफाइड है। एक और आ गया, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास आ गया, सबसे ज्यादा सफर कौन करता है? कस्टमर सफर करता है वारंटी में? नहीं, वारंटी में सबसे ज्यादा, यानी कि ख्वारी किसकी होती है उर्दू जुबान में? वैसे तो सच बताऊं ना तो वो कस्टमर की ही होती है, लेकिन ये है कि अगर इन वैल्यू देखा जाए, पैसे का नुकसान किसका होता है? वो सेलर का होता है, वो दुकानदार का होता है। हाँ, वो दुकानदार का। पैसों का नुकसान दुकानदार का होता है सबसे ज्यादा, और जो ख्वारी होती है, पीसी खराब हो गया, खजल हो रहा है बेचारा, बार बार आ रहा है, वो क्लाइंट का होता है, जो जस्टिफाइड। सच बात है, ठीक है। पाकिस्तान में जिसका क्लेम आता है, मैं कहता हूँ सर माज रहता है, पर आप बड़े जलील हो गए। ओए सच बात है, ट्रू बात है, ठीक है। क्लाइंट शॉपकीपर को अपने बाप का नौकर क्यों समझते हैं? सारे नहीं, लेकिन अक्सर क्लाइंट, कुछ बदतमीज क्लाइंट है। मैं कहता हूँ कि मेरे क्लाइंट्स में से कह लो कि 2% ऐसे, 98% क्लाइंट मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छा मिला, माशाल्लाह बहुत अच्छा क्लाइंट मिला है। और ऐसे आते हैं, मेरी दोस्ती हो जाती है क्लाइंट्स के साथ, खास तो हो जाती है। जिसको मैं डील करता हूँ ना, वो भाई दोस्त ही बन के जाता है, और उसको दोबारा हम फिर उसके साथ 2 नंबरी कर भी नहीं सकते, उससे हम सख्त रह भी नहीं सकते, क्योंकि उसका रिलेशन ऐसा बन जाता है। लेकिन कोई 2-3% क्लाइंट है, उनको लगता है कि ये नौकर है, ये दिन रात, खासकर वो जो डील नहीं करते, जो एक बार डील कर लेगा वो सही हो जाता है। खास तौर पे जो फेसबुक ग्रुप्स वाले वो उनका प्रॉब्लम और वो वाले क्लाइंट जो जिन्होंने क्या नाम है यूज्ड के अंदर जो है i5 थर्ड i7 थर्ड, यार वो नहीं, एक तो मैं कहता हूँ अल्लाह सबको दे, लेकिन कुछ लोगों के पास बात करो, कुछ लोगों के पास पैसे भी नहीं होते, और ईगो ना 3 लाख वाली होती है। प्रॉब्लम ये है, ये प्रॉब्लम है, ये और ये ज्यादा क्लाइंट आपको फेसबुक से मिलेगा। इंस्टा का क्लाइंट बहुत अच्छा, बहुत एजुकेटेड क्लाइंट है, सारा जायल क्लाइंट फेसबुक पे है, ठीक है, ये सारा उधर ही है। चले नेक्स्ट व्हाट्सएप को, आपके व्हाट्सएप को मोहल्ले की घंटी समझ के बजा के भागने वाले क्लाइंट, और फिर 2 मिनट में रिप्लाई का वेट करने वाले, और अगर आप रिप्लाई ना दें
तो आपको गंदी गंदी गालियां निकालने वाले क्लाइंट्स का क्या अच्छा, कहना है? मैं हमेशा परसेंटेज पे बात करता हूँ, कोई 1% क्लाइंट तो ऐसा है कि जिसको रिप्लाई नहीं जाएगा, रात को ऐसे आएगा ना तो 2-3 घंटे पे उसकी गाली आई हुई होगी, जा भोसड़ी के रिप्लाई नहीं कर रहा तुम, हाँ और फिर जाके पोस्ट भी डाल देगा। हाँ। तो वो तो होते ही चस्का पार्टी है। कुछ क्लाइंट को चलो अर्जेंट होता है, जायज है कि यार वो कहता है मुझे अर्जेंट चीज चाहिए, उनको मैं नहीं काउंट करता। उनको मैं कहता हूँ कि यार आप काइंडली कॉल कर लें। हमारे पास एक फोन है शॉप का, उसका 9 to 10 शाम तक टाइम है, उसके बाद हमने लोग रात को 2 बजे उस नंबर पे कॉल करके कहते हैं आप कॉल नहीं उठा रहे। भाई यहाँ पे मैं क्या जिन बिठा के गया हूँ? तो लोगों को ये समझना चाहिए कि शॉप की एक टाइमिंग है, आप उस टाइमिंग के आगे पीछे आएंगे तो आपको रिप्लाई भी नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी मैंने एक अपना बंदा रखा हुआ है जो रात को रिप्लाई करता है। और अब लोग कहते हैं सर जी रात को 3 बजे आपका रिप्लाई आ रहा होता है। भाई ये तो अच्छी बात है ना इसमें क्या मसला है? तो ये है, ये चीजें साथ साथ हैं, लोग इन चीजों को नहीं समझते और ये नॉर्मल है। ये हमें इंसान की फितरत रहता है। मैं भी कहीं मैसेज करूंगा एक्सपेक्ट करूंगा रिप्लाई आ जाए जल्दी। ये ऐसे है कि आपकी 50 मशूकें हैं, वो आपको मैसेज कर रही है जानू कैसे हो, आप कह रहे जानू ठीक हूँ, फिर कहती है क्या हो रहा है, आपने सबको बताना है क्या हो रहा है, फिर सबका रिप्लाई वापस आएगा। तो आपने सबको राजी रखना है। अगर एक को भी लेट रिप्लाई जाएगा, अगर कहेगी नहीं मैं दूसरे के साथ जा रही हूँ, और वो दूसरे से जाके बिल ले लेगी, तो नुकसान हमारा ही है ना इनडायरेक्टली। तो कोशिश करें रिप्लाई जल्दी करें मेरे ख्याल से। तो हाँ जितना हमसे हो सकता है मैं करता हूँ, लेकिन समटाइम शॉप पे रश होती है, हम नहीं कर सकते। 3 बंदे हैं मेरे रिप्लाई वाले, फिर भी टाइम पे नहीं होता। फिर भी आपका व्हाट्सएप भी ब्लॉक कर दिया और मेरा तो बैन हो रहा है 3 दिन से। सर क्या बताऊं लोगों को, बैन हो रहा है रिप्लाई 3 दिन से। कहां से रिप्लाई करूं? 3 दिन से बैन हो ही जा रहा है। ओवर तो फिर बैन हो जाता है। किसी हरामी ने रिपोर्टें मार दी हैं। हाँ वही जो रिपोर्ट क्या मारेगा भाई, मुझे इसका नाम नहीं पसंद। चलो वो चलें, नेक्स्ट आ जाता है फ्री एडवाइस लेने का कल्चर क्यों है? फ्री एडवाइस लेने का यार यहाँ पे तो और एडवाइस के लिए मैं एक स्पेसिफाइड बात करूंगा। फ्री एडवाइस लेने आते हैं और वो चाहता है कि फ्री एडवाइस जो है ना, अगला बंदा अपने कीमती वक्त में से आपको 2 मिनट या 5 मिनट या 10 मिनट की ना, वो आपके साथ 2 घंटे आपके साथ गपशप करे। आप तो एडवाइस की बात कर रहे हो ना, हम पीसी बिल्ड सेल करते हैं, बाहर ना $50 चार्जेस हैं बिल्ड करने के जी। मांग के दिखाओ 2000 रुपए, क्लाइंट से गालियां देगा। सर लिक्विड कूलिंग वाले पीसी बिल्ड का $150। कुछ 2-4% अच्छे क्लाइंट आते हैं, खुद 2000 पकड़ा के चले जाते हैं समटाइम्स। हाँ, बिल्ड वाले को लड़के को पकड़ा देते हैं, वो हम लड़के को कहते हैं सर वो खानदानी और अमीर लोग होते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जहां पे आप अपनी मेहनत के पैसे लेने से झिझक रहे हो, वहां पे आप मुंह से दे रही एडवाइस के पैसे क्या एक्सपेक्ट करोगे? तो अगेन थर्ड वर्ल्ड कंट्री, एजुकेशन का प्रॉब्लम, लर्निंग का प्रॉब्लम, और पीछे से गाइडेंस का प्रॉब्लम। जब उनको गाइड ये किया गया है कि यहाँ पे हर काम फ्री में कराना है, फेवर, ये फेवरिज्म का जो ट्रेंड है ना, ये बहुत गंदा है। और मैं फिर देखें एक बंदा 5 लाख की बिल्ड ले रहा है, हम लोगों का भी ऐसा ही माइंडसेट है, हम भी तो उसी अवाम में से हैं। हम कहते हैं क्या 2000 पैसे मांगू, छोड़ो। हालांकि बिल्ड करने के चार्जेस होने चाहिए हमें ये कल्चर को, लेकिन मैं प्रमोट इसलिए नहीं करता, लोग कहेंगे अब इसने प्रमोट करके हमारा खर्चा बढ़ा दिया। तो मैं कहता हूँ छोड़ो यार, ठीक है, मैं खुद भी नहीं लेता। हाँ फिक्स कर दो 2000, हाँ जिसने नहीं लेने ना ले, एज अ मार्केटिंग के लिए डिस्काउंट में डाल दे या कुछ भी। लेकिन भाई चार्जेस होते हैं और ये कोई जायज है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। एसयूटेक की पोस्ट आई हुई थी भाई, नेगेटिव पोस्ट बंदे की, जी इसने पैसे मांग लिए बिल्ड करने के। भाई क्या गलत है इसमें? क्या गलत है? उसने जायज हक के पैसे मांगे। हाँ पर अब हम भाई, अगर आप जस्ट केस चेंज करा रहे हो तो हम 2000 रुपए लेते हैं। हाँ नहीं, वो पिछला खोलना है, अगला लगाना है, इतना टाइम लगता है। डबल बिल्ड है। हाँ लेकिन वैसे हम जो है नहीं चार्ज करते, एडवाइस फ्री है। कस्टमर बार्गेनिंग और डिसरिस्पेक्ट में फर्क क्यों नहीं समझता, खास तौर पे वो कस्टमर जो कि बिल्कुल ही बचकाना हरकतें करता है? आते हैं अक्सर क्लाइंट, बंदा उनको कहते हैं नहीं काम हो सकता, नाराज होकर चले जाते हैं। भाई कस्टमर का हक है पैसे कम कराना, हमारा हक है उसको जितना कर सकते हैं करें, और रिफ्यूज करना हमारा हक है। आपका हक है, आप अपनी सर्विसेज ना देने से रिफ्यूज कर सकते हैं सर्विस को, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। आपका माइंड करना बनता नहीं है। आपने एक्सपेक्टेशन कर ली है जी 12,000 की चीज मुझे 8,000 में देगा, मैं नहीं दे सकता। सम टाइम ऐसे होता है कि कोई कस्टमर, कुछ तो होते हैं ना कि गुस्सा करके चले जाते हैं, जाके कुछ लोग जोड़ों में बैठ जाते हैं कि देनी ही देनी है चीज, उन पे मेरा दिमाग घूम जाता है। फिर मैं कहता हूँ यार नहीं सॉरी माजरत, या मैं चुप करके दुकान से निकल जाता हूँ। हाँ मैं सही तरीका है, यही तरीका है। नमाज का बहाना कर गए किसी चीज से बंदा बाहर निकल जाता है। ठीक है चलें, बंदा भाई बोल के गाली देने का कल्चर कब खत्म होगा? भाई बोल देते हैं और फिर गाली भी दे देते हैं। एक तो होती है भाई वाली गाली, एक होती जो है दोस्तों वाली होती है, वो तो अच्छी है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कहते हैं जैसा भी है भाई है। एक वो होता है, दूसरी कौन सी है? दूसरी एक होती है ना, मुंह पे भाई और पीछे कहता है। हाँ ये तो इसको बखीली कहते हैं, बखील लोग होते हैं, या फिर
गीबत क्यों मना है? इसको गीबत कहते हैं। मैं नहीं कहता मैं कोई हाजी हूँ, हम भी करते होंगे इतने लोगों की, लेकिन ये कि बचना चाहिए। मुझे अच्छी नहीं लगती ये चीज पर्सनली। कस्टमर सर्विस का मतलब है कि हर बात बर्दाश्त करनी है? हाँ, ये तो सच है। कस्टमर सर्विस का मतलब है कि आप गुलाम है। आपको पता है इन शोबों में सबसे मुश्किल और गंदा ये जो काम है कस्टमर सर्विस वाला है। कस्टमर सर्विस, आप कस्टमर सर्विस की कभी जो ट्रेनिंग लेते हैं उनको यही सिखाया जाता है कि अगला बंदा गाली भी देगा, आपने यस करना है। वो माँ बहन की गलती का आपने सॉरी करना, आपने गाली नहीं देनी आगे से। यही कस्टमर सर्विस है और ये बिजनेस की मजबूरी है, आप इसको नहीं चेंज कर सकते। सच्ची बात किया आपने। लेकिन अगर मैं अपने क्लाइंट को भी, मेरे भी बंदे हैं ना, मैं उन्हें कहता हूँ कोई बंदा गाली दे, मैं उनको कभी नहीं कहूंगा आगे से गाली दो। मैं कहूंगा हाँ गाली देनी है तो फिर मुझे तो मैं डायरेक्ट दूंगा, तू ना दे। हाँ, मैं दूंगा और साहब है तू ना देना। लेकिन कुछ क्लाइंट, मैंने कभी ऐसे किसी से लड़ाई नहीं की, हमें नहीं अच्छा लगता। हम यही है कि उनको बिजनेस पे सर इफेक्ट पड़ता है ना। हाँ, बिजनेस नहीं है तो फिर आए कोई माई दल लाल मैं दिया माँ पहन दिया गाला करना, फिर हमें पता लग जाए फिर तो मैं नहीं बख्शता। कस्टमर्स क्या रिस्पेक्ट करते हैं आपके टाइम को, शॉपकीपर के टाइम को पाकिस्तान में रिस्पेक्ट करते हैं? यार पहले तो बहुत ट्रेंड आउट था, लेकिन अब मुझे लगता है बहुत लोग करना शुरू हो गए हैं, जो पढ़े लिखे समझदार लोग। असल में ना, वैसे एक बात बताऊं, हमारी फील्ड में 70% पढ़ा लिखा कस्टमर ही आता है। हाँ, क्योंकि चीज ऐसी है, महंगी चीज है। तो अगर आप ये क्वेश्चन अगर मैच करें ना थोड़े लो एंड क्लास के बिजनेस से, जैसे मोबाइल के काम की बात करें, मोबाइल के काम की कर लो, चलो मोबाइल के काम की बात करो, तो उस उधर मुझे लगता है लोगों को बहुत तंगी होती होगी। हमारे बिजनेस में इस चीज का इतना इशू नहीं है, लेकिन स्टिल कुछ लोग आ जाते हैं ना, वही 50-30,000 वाले वो। लेकिन ये है कि मैं कहता हूँ कि यार पता है क्या है, अगर लोगों को लर्निंग नहीं हुई भी ना, तो शायद हम लर्न करवा दें उनको थोड़ा सा। लर्न है तो विन है, विन है तो लर्न है, ये तो फिर चलता रहेगा ना, तो थोड़ा बहुत होना चाहिए ना। ठीक है, अब हम थोड़े से क्रिटिक ग्रुप्स की तरफ आ गए हैं। फेसबुक के सस्ते फेसबुक के सस्ते गेमिंग ग्रुप्स के ऊपर असल मसला क्या है? किस हिसाब से सस्ते? सस्ते तो बिल्कुल नहीं है पैसे बहुत लेते हैं वो। नहीं, पैसे वो बहुत लेते हैं क्योंकि वो पैसे जिससे लेते हैं उसकी जुबान बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने मेजर जिपी से पैसे लिए, मेजर जिपी की जुबान बोली और उसको प्रमोट किया उन ग्रुप्स ने। ठीक है, लेकिन उन ग्रुप्स के अंदर एक तो मैं ये कहता हूँ, शायद आपका सवाल पूरा हो गया ये। एक तो मैं ये कहता हूँ कि देखो आपने ग्रुप बनाया बड़ी मेहनत से, जी, तो ठीक है, आपका एक बंदा आके बिजनेस कर रहा है, कमा रहा है, तो उससे 5-10 हजार अगर आप ले रहे हो तो ठीक है, मैं कहता हूँ दैट्स फेयर। आप मार्केटिंग दे रहे हो अगले बंदे की, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, प्लेटफॉर्म दे रहे हो, तो उस चीज में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये है कि थोड़ी सी अनजस्टिस चीजें भी होती हैं, इंसाफ के अलावा होके भी थोड़ी सी हो जाती है। मैंने आपको वो चीज बताई तो थी, जो मेजर जीपी वाली, उस बात पे आपका क्या? उसमें मुझे लगता है कि मेजर जीपी ने उनको भी फुदुल गया है, लेकिन उनको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए था। या मुझे जो सच्ची बताऊं ना, मुझे ये लगता है कि मेजर जीपी ने नहीं भागना था, वो बंदा भागने वाला नहीं था। ठीक है, उसने एक चीज पुश की, एक नया आइडिया की, क्रिएट किया और उसने गलत कर दिया, पैसे खा गया वो लोगों के, उससे वो चीज नहीं टैकल हुई। वो शायद लोगों से मजीद ज्यादा टाइम मांगना चाह रहा था। अब एक बंदे के पास आपको पता है पैसे हैं ही नहीं, वो महीने में नहीं दे सकता, वो कह रहा है मुझे 2 साल का टाइम चाहिए। आपके पास कोई हल नहीं है, या तो 2 साल का टाइम दो या पैसे भूल जाओ। तो बनिस्बत इसके कि वो भाग जाए, मुझे लगता था उसको टाइम ही दे देते, तो वो ना भागता। 2 साल का टाइम दे देते, क्योंकि वो बंदा मुझे आखिरी टाइम में स्पेशल कॉल करके कहता नुमान भी 2 कार्ड आपके मेरे पास पेंडिंग है, मैं आपको भेज रहा हूँ। मुझे उसने नहीं कहा मैं भाग रहा हूँ, मैंने उससे कोई ज्यादा चीजें नहीं भाई, वो दे दिए थे उसने, मुझे वो देके गया है। आपके कितने रह गए पैसे? यानी कोई पैसे नहीं, मुझे वो आखिर में खुद कॉल करके देके गया है। अच्छा, मेरा कोई चाचे का पुत्र तो नहीं था, पर मैं उसको तंग नहीं कर रहा था। मैं जब मैसेज कर, मैं कहता था यार जेपी भाई देख लो यार, थोड़ा इशू हो रहा है, बड़ी मेहरबानी होगी यार, मैंने क्लाइंट देने हैं, बड़े प्यार से मैं बात करता था। कितने कार्ड उससे यानी कि मैंने तो उसने तो पता नहीं कितने बेचे होंगे। आपने? मैंने उससे लेके मैंने नहीं बेचे, मेरे कुछ क्लाइंट्स ने मेरे थ्रू ऑर्डर किए थे, कोई 8-10 क्लाइंट्स ने मेरे थ्रू ही ऑर्डर किए थे, क्योंकि जो मेरे पास आता था 30,000 का कार्ड चाहिए, कार्ड का रेट 70,000 में कहता था यार जीपी भाई हैं, हल्का फुल्का जानते हैं, इन्हीं से बात कर लो, मैं बात करवा देता था। तो एक दफा जाके कराची मिला भी था, मुझे कहता है एक वीडियो करते हैं मार्केटिंग की, तो मैंने नहीं की, मुझे थोड़ा सा था डाउट, शक था वही वाला कि यार इतनी सस्ती चीजें दे रहा है, कोई इशू कोई ना कोई बाद में लोचा होगा, तो मैंने नहीं की वीडियो। खैर हुआ ये, आखिरी टाइम उसकी कॉल है, कहता नुमान यार वो 2 कार्ड तेरे में तुझे दे रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से अरेंज किए, तू ले कार्ड, जल्दी दिए टाइम से पहले। अब उसने भागना था, अब उसने इतने लोगों के पैसे लेके भागने थे, मेरे भी लेके भाग जाता। और लेकिन इसका मतलब है कि यानी कि वो बंदे का अंदर से वो कहीं साइड उसकी वो बढ़ गया हुआ था, उसने गलती की, उसने पैसे खाए, वो कोई आजी नहीं है, उसने 2 नंबरी की है। लेकिन अगर उसको टाइम मिल जाता तो वो ना भागता। हाँ। तो पीपीजी ने उसको वेरीफाई किया था उसके एक्चुअल बैकग्राउंड के ऊपर, तो वो ठीक ही था, लेकिन उसने एक नई चीज ट्राई की। पीपीजी को ये रोकना चाहिए था प्री ऑर्डर,
कि यार ये तुम गलत कर रहे हो, या उससे इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए थी, तुम कैसे कर रहे हो ये। इन्होंने अंधाधुंध यकीन कर लिया, इनकी गलती है। वो उन्होंने अपनी बोटी के लिए शायद वो पैसे बहुत दे रहा हो तो इनको समझ ना आई हो। मैं नहीं इल्जाम लगा सकता किसी के ऊपर, लेकिन उनको ये थोड़ा सा सर्च करना चाहिए था, क्योंकि पीपीजी के ऊपर ट्रस्ट करके ही लोगों ने जो है वो किया था। लेकिन यह है कि इस चीज को काफी अर्सा हो गया सेटल हुए हुए, तो अब हम उसको क्या ही डिस्कस करें। चले हम अगली बात, उन्होंने इस चीज को कर दिया था, हमारे साथ खैर कोई मसला नहीं। इन फेसबुक के ग्रुप्स के अंदर खास तौर पे, एक किसी ग्रुप की बात नहीं कर रहा, सब फेसबुक ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ। ये जो होते हैं आपके इन फेसबुक के ग्रुप्स के ऊपर, आपके हर बंदा पीसी एक्सपर्ट क्यों बन जाता है? और यही है ना सर, फेसबुक पे कौन सा पैसे लगते हैं बोलने के लिए, कुछ भी बोल दो। आर्मी को भी कुछ ना कुछ लोग कह देते हैं, वहां पे तो कह भी नहीं सकते, कह देते हैं लोग, फिर उठे जाते हैं। तो ये है कि लोगों को ना अकल नहीं है, असल में गाइडेंस की बात है, घर से तरबियत का प्रॉब्लम होता है। शॉपकीपर को जलील करने से इंडस्ट्री को नुकसान होता है, लोग जो फेसबुक ग्रुप पे करते हैं। शॉपकीपर को खास तौर पे किसी को पकड़ के जलील करते हैं, किसी एक को पकड़ लेते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री का नुकसान तो नहीं होता सर, वो एक का दुक्का बंदों का ही होता है। इंडस्ट्री का क्या नुकसान होना है? इंडस्ट्री तो गेमिंग के ऊपर डिस्कशन हो रही है, नेगेटिव हो रही है, पॉजिटिव वो तो बढ़ी रही है, ठीक है। इंडस्ट्री को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फेक रिव्यूज और मॉब मेंटालिटी कैसे बनती है? मॉब मेंटालिटी मतलब यानी कि इकट्ठे होके 10 बंदे मिलके एक ही बंदे को जाना जलील करी जाएंगे। जैसे सर मेरे वो 10-15 बंदे हैं ओवर प्राइस वाले, और यकीन माने वो इकट्ठे होके ना यही करते हैं। हाँ, और उन्हीं बंदों के हर जगह कमेंट होते हैं, पता नहीं वो वेले हैं या उनको क्या प्रॉब्लम है, किसी ना किसी हेटर ने। और सर वो किसी एक बंदे का मसला हुआ होगा, बस उसके चेले होंगे 10-15, उसके चेले हैं। तो वो, और दूसरी बात है, मुझे कोई ऐसा क्लाइंट नहीं मिला जो मेरे से चीज लेके गया हो और जेन्युइन बंदा हो, उसने नेगेटिव रिव्यू दिया हो जाता है। उनको हम पे सेटल भी तो करते हैं ना। हाँ, उनको हम सेटल करते हैं, अपनी जेब से पैसे भरते हैं। तो ऐसे बंदे बहुत कम होते हैं, ज्यादातर बंदे वही हैं यार जिन्होंने कभी कुछ बाय नहीं किया मेरे से, ऐਵੇਂ बस जिद में, वो सुनने में, ओ एक ना कोई बात हुई तो कमेंट आया हुआ, ओ हाँ वो मैंने भी देखा था, वो किसी ने टिकटॉक पे मेरी वीडियो लगाई हुई थी किसी वजह से, वो नहीं शिकायती, और मेरे मुंह से कुछ सुनेगा वो फारग, मेरी तस्वीर ला लेंदा हर, मैं पता नहीं अपने निकाह नामे ते भी मेरी तस्वीर लाएगा। शिकायती लाइव स्ट्रीम करता है वो आराम होर। मैं अभी मिले मुझे, मेरे सामने कहा सर कैसी हैं पीछे मैं बकवास करी जाओ, मेरे बारे में उसने कुछ बोला नहीं, लेकिन वो जो बात कर रहा था उसने तस्वीर मेरी लगा दी। उस वीडियो में इतने कम रेट मैंने दिए हुए थे, नीचे बंदे को कमेंट आया, ओ हाँ भाई ये 1063 GB और i5 6th जनरेशन 80,000 का बेच रहा था, ओ भाई 45,000 का दिया वो मैंने पीसी सेल में। तो लोगों को नहीं पता होता, देखी दिखाई सुनी सुनाई बातों में जो है ना यकीन करते। इन्फ्लुएंसर्स का रोल पॉजिटिव है या फिर डिस्ट्रक्टिव है पाकिस्तान में? ओवरऑल बात कर रहा हूँ, आपकी यहाँ अपनी बात नहीं कर रहा। बड़े बड़े यूट्यूबर सारे हो गए जो बड़े हैं वो डिस्ट्रक्टिव है या फिर पॉजिटिव है? डिस्ट्रक्टिव, ये पॉजिटिव तो कुछ का है, बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने, कुछ का तो पॉजिटिव है, नहीं ज्यादातर डिस्ट्रक्टिव ही है। अगर आप इस सेंस में देखें कि वो इस अवाम को मोटिवेट कर रहे हैं बेहयाई के लिए, तो वो डिस्ट्रक्टिव है। अगर वो इस चीज के लिए मोटिवेट कर रहे हैं कि उनको देख के यार मैं भी यूट्यूब करूंगा, तो वो एक अच्छी चीज है कि लोग उस तरफ आ रहे हैं। लेकिन बेहयाई की वही बेहयाई वाली बात हो गई ना कि वो तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा होता है। चलें, जेड़ा बंदा कमेंट च शेयर बन रहा होता है, सामने मिलता है तो बिल्ली बन जाता है। अभी बता रहा हूं ना कैसी भाई हैं साड़ियां वीडियो पांदे हो तुसी, सामने आके सर कैसे हैं घोड़ियां थल्ले बढ़ जाओ। ये तो हमारी आवाम की मेंटालिटी है, मुंह पे नहीं बोल सकते कभी भी, मुंह क्या बोले ना लीगल जायज बात बोले। आपकी बात आ गई, ठीक है। वही 2.5 ग्राम के दिमाग वाले गेमर्स के लिए पहला मैसेज क्या होगा आपका? ये आपका ही डायलॉग है, आपकी 5 साल पुरानी वीडियो। सर कोई बात नहीं, अब वो बड़ी 5 साल पुरानी वीडियो, अब वो 15 ग्राम के हो गए, 15 ग्राम, हाँ वो थोड़े बड़े हो गए हैं, तो कोई बात नहीं, अब वो सीख गए, काफी कुछ पता लग गया। अच्छा ठीक। बाकी है यार, मेरा जो अपना क्लाइंट फिक्स है ना, जो मुझसे लेके जाता है, जाके डील करके जाता है, मुझे बहुत कम ऐसा क्लाइंट मिलता है जिसमें मुझे तब चढ़ती है, ज्यादातर मजा आता है डील करते हैं, अच्छे क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास ना, और ये आस्ता आस्ता सेट हुआ है। शुरू में अजीब से लोग भी आते हैं, अजीब से लोग, फिर वो जो लोगों को हमारी साइकी समझ आती है, तो अभी हमें तो मजा आता है काम करते हुए। भाई हमारे पास ऐसा क्लाइंट कोई नहीं आता कि हम कहेंगे वो यार क्या दिमाग खराब कर दिया, बहुत कम, हफ्ते में एक आधा आता होगा ऐसा। ठीक है, उनको कैसे समझाया जाए कि बजट और डिमांड मैच करनी होती है? ऐसे नहीं होता कि आप जो है 1.5 लाख रुपए में i9 को फिट सर इस बात आप तो नहीं समझा सकते, ये तो उनको अपनी रिसर्च करनी चाहिए। मैं तो हर बंदे को कहता हूँ कि यार अपनी रिसर्च किया करें, और एक वो चीज छोड़ दो भाई, होराइजन नहीं गर्म होता। हाँ, खुदा दे नाए तनु, खुदा का खौफ, होराइजन नु छड़ दियो, होराइजन बहुत चंगा प्रोसेसर है। अभी भी कुछ लोग आते हैं, और ये बहुत कम हो गए हैं, आते हैं और सर जी होराइजन हीट अप होता है, होराइजन नहीं लेना यार,
और अब तो इंटेल हीट अप हो रहा है, लेकिन उसको भी नहीं कहना चाहिए, वो भी आप कूलर अच्छा समझ लगाओ। नहीं आता, यानी कि क्योंकि प्रॉपर ये फारक बात है। ठीक है। गेमिंग सिर्फ एफपीएस का नाम है या फिर गेमिंग के अंदर जो है इमर्सिव एक्सपीरियंस और ग्राफिक्स की कलर्स भी अच्छे होने नहीं, चाहिए? देखें ना, अगर आप कॉम्पिटेटिव करेंगे तो एफपीएस का नाम है, ठीक है। अगर आप ओपन वर्ल्ड खेलेंगे तो फिर ग्राफिक्स का नाम है। ये तो दोनों एक अलग चीजें हैं, ये आपकी Okay. प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। कंसोल वर्सेस पीसी, दिस इज अ हॉट टॉपिक राइट नाउ। हाँ, लेकिन मैं नहीं इसको काउंट करता। मैं ये अभी हाँ। अब क्या हॉट है, अब तो रैम के पैसों में कंसोल आ जाता है, अब तो भाई बात ही खत्म होगी। अब तो बात खत्म हो गई। अब तो PS5 आ जाता है 64 GB रैम के रेट। लेकिन फिर भी मुझे बताएं, क्या वो गेमर जो के डाई हार्ड कस्टम पीसी बिल्ड का नहीं, वो fan कभी था, कंसोल नहीं वो लेगा। कभी कंसोल लेगा? देखो, कंसोल हॉबी गेमिंग नहीं है ना, मतलब पीसी इटसेल्फ एक गेमिंग के लिए है, लेकिन वो इटसेल्फ एक हॉबी है कि मैं बिल्ड करूंगा, ऐसा कार्ड लगाऊंगा। कस्टमाइजेशन इज समथिंग एल्स। अगर आपने रात को बेड पे यूं लंबे लेट के थोड़ी सी गेम खेलनी है ना, फिर आप कंसोल लें, फिर आप पीसी क्यों ले रहे हैं। लेकिन अगर आपने ग्रो करना है, आपने फ्रीलांसिंग करनी सुपरमैन की है, कस्टम बिल्ड बनाते हुए वीडियो देखी थी आपने? हाँ, मतलब ये काम करना है, शौक है आपको कि मेरे पास एक प्यारा सेटअप हो, तो फिर आप पीसी ले। लेकिन मैं बताऊं भाई, मेरे पास पीएस भी है, मेरे पास कंसोल भी है, मैं दोनों को कंपेयर ही नहीं करता। ये कंपैरिजन फजूल तरीन कंपैरिजन है। अगर आप किसी को बोलो जी कंसोल फारिग है, पीसी लो, नहीं, कंसोल अपनी जगह बेस्ट है, जी डेफिनेटली, पीसी अपनी जगह बेस्ट दोनों है। अलग अलग चीजें, दोनों का कोई लेन देन ही नहीं है, और लेन-देन ही नहीं। कंसोल पीसी के नेड़े भी नहीं आता। जी वो एक फील्ड है, ये 10 फील्ड्स हैं। ऐसे आप ही 10 को एक से कैसे कंपेयर कर सकते हो? ऐसे ही है। तो कंसोल इज समथिंग एल्स, लेकिन ये है कि महंगी फील्ड है। यंग गेमर्स सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? जो सबसे नए नए गेमर आते हैं, 12-13 साल का बच्चा आता है, क्या गलती करता है? वो यही गलती करते हैं मेरे ख्याल से कि वो अपना टाइम जरा ज्यादा जाया कर देते हैं। उनको चाहिए कि साथ कुछ स्किल भी सीखें। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, ट्रू। गेम खेलो 1 घंटा स्किल सीखो, या 3 घंटे गेम खेलो तो 3 घंटे स्किल सीखो, ताकि 2-3 साल गेम खेल रहे हो तो साथ आपको एनिमेशन और कोई काम भी आता हो। True. तो आप उसी से पैसे कमा के बिल्ड अपग्रेड करो। अपने अब्बे दे चरना च ना बह जाओ सानू जीपीयू लेके दियो ते रैम लेके दियो। अब्बा जी ने पहले ही बड़ा कीता होना। ठीक है, जेड़ा बगैर रिसर्च दे पीसी लवे, ओ गेमर है या फिर गैम्बलर है? अच्छा, मुझे लगा बोलने लगे। यार, जो बगैर सर्च के पीसी लेता है ना, वो मुझे लगता है वो अपने ऊपर ही कुल्हाड़ी मार देता है। अब हमारे पास भी समटाइम अगर ऐसा क्लाइंट आएगा जो बिल्कुल ही कुगू है, ना चाहते हुए कोई ऐसी चीज होगी, फर्ज करो मेरे पास एक पड़ा हुआ है Y70 LCD वाला केस, मैंने वो बाय किया था 165 का, और 175 उसका रिटेल था तब मेरे पास वो काफी पीसेस थे, मैंने बेच दिया, आखिरी यूनिट रह गया, और वो अब 145 का है। नुकसान हो गया। मेरी कॉस्ट है 165, ठीक है, मैं वो बेच रहा हूँ 140 का। अगर मेरे पास कोई ऐसा क्लाइंट आएगा जिसकी रिसर्च नहीं होगी, दुनिया जान का नहीं पता, ठीक है, तो इतना फरिश्ता तो नहीं हूं मैं, कहीं ना कहीं तो कहूंगा यार चल मेरा भी थोड़ा नुकसान जितने का खरीदा उतने का चलो, ही बेच या हो सकता है मैं उसको 155 का दे दूं। हाँ, तो नुकसान कम हो जाए। आप अपनी रिसर्च खुद करके आया करें। हाँ, थोड़ी बहुत रिसर्च तो करनी चाहिए आपको। उसमें मैं कोई स्कैम नहीं कर रहा, मेरी कॉस्ट ही ज्यादा है। हाँ, लेकिन अगर आपने रिसर्च की होती है, आप मुझे आके कहते हो सकता है मैं लॉस पे ही दे देता। तो ये चीजें होती हैं थोड़ी सी, इसको स्कैम नहीं कर सकते। ये तो भाई बिजनेस टैक्स है ना। मुझे पता है एक बंदा लेने के माइंड में है, उसका बजट भी है, वो बंदा भी ठीक है और वो राजी भी है, तो मैं क्यों उस चीज को 10 अगर आप बंदे पे ट्रस्ट नहीं करते, जैसे कि नुमान भाई या फिर मैं हूं, आप 100% ट्रस्ट नहीं करते, मैं कहता हूं करो ही ना, मैं कहता हूं मेरे भी ना करो। आप एटलीस्ट काउंटर 2 कोटेशंस लेके आओ। सर मैं ना, जो बंदा मेरे से कोटेशन लेके बाहर निकलता है वो कभी वापस नहीं आता। मैं कहता हूँ कोटेशन लेके पाओ भाई, हाँ, पहले लेके आओ, 2 काउंटर कोटेशन लेके आओ हमेशा, ताकि आपको पता हो कि यार 2 जगह पे ये रेट मिला है, तीसरी जगह। और एक बंदा मुझे कहता है कि यार देखो आप पहले ही रेट कम दिया करो ना, कोटेशन लेके कम क्यों देते हो? मैं पहले क्यों कम दूं? मैं कैसे कम दूं? नहीं, पागल तो नहीं हूं ना मैं। हाँ, मतलब एक चीज मुझे पता है कि 2 लाख रुपए की आई, ये 80 दे दूं, पता लगे तुम्हें सब जगह से 90 का मिल रहा है, 10,000 मैंने नुकसान कर दिया। तो ये तो बिजनेस टैक्स है, इसको तो सीखना पड़ता है। तो मेरे सबसे आसान डील होती है कोटेशन लाके जो सामने रखता है, मैं कहता तू फिट बंदा है, उसको मैं भाई नुकसान में भी चीज दे दूंगा। मैं कहूंगा तू ले जा यार, तू लेने आया, आते हैं, तंग नहीं करने आया तू, आते हैं ऐसे लोग बहुत। गेमिंग को करियर समझने से पहले क्या सोचना चाहिए? और सोचने का टाइम होता है समझने के लिए। गेमिंग देखिए शौक से होती है, जबरदस्ती करियर नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। ऐसे नहीं है मेरा बच्चा पैदा हुआ गेमर बनेगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, कभी भी नहीं। क्योंकि गेमर, अगर आप प्रोफेशनल गेमिंग की बात कर रहे हैं, जैसे अरसलान ऐश है हमारा, या वो बहुत बड़े, ये इस लेवल की गेमिंग, तो अब हमें शौक है ना, हम उस लेवल की गेमिंग नहीं कर सकते। हम वैलोरेंट की बात करूं तो बहुत हुआ तो क्या सिल्वर गोल्ड पे चला जाऊंगा मैं रैंक पे, मैं रेडिएंट नहीं जा सकता। हाई एंड जिनको शौक होता है ना, पागल होते हैं जो गेमिंग, दे आर क्रेजी अबाउट गेमिंग। हाँ, जो कहते हैं दुनिया जान यही है, वो गेमर जो है ना, वो फिर सोचते नहीं है, वो फिर गेमर बन जाते हैं। वो उनको जैसे मर्जी चीज पूरी करनी पड़े, वो जो है ना वो बन जाते हैं, बस बन जाते हैं।
पाकिस्तान च प्रॉब्लम गेमिंग दी है ज्ञान दी? गेमिंग दी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्ञान दी प्रॉब्लम। ज्ञान दी भी है, ज्ञान देने वाले भी बहुत है। मैं यार दूसरे बंदे को ज्ञान 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 शॉपकीपर चोर है या आवाम नू मैं लुटवाना चोर, पसंद है? मैं चोर हाँ। लुटवाना पसंद है आवाम नू, हैं? और आवाम नू लुटवाना पसंद है अपना के लूटो मैनू, मेरी इज्जत लूट। नहीं शॉपकीपर चोर शोर क्या है, बस सब चोर ही समझते हैं आपको, जो मर्जी कर लें आपको चोर बोलेंगे। सस्ता चाहिए बेस्ट और चाहिए। ऐसे ये सारे नहीं बोलते, ये कोई 5-10% तबका होता है जो जिन्होंने थोड़े purchase नहीं करना अनएजुकेटेड होता। लोग हैं, जिनको आदत है जिनकी गंदी। 90% क्लाइंट हमारी फील्ड में अच्छा ही है, हमारी हाँ। फील्ड में अच्छा क्लाइंट आता है। सही कह रहे हैं आप, ठीक है। सस्ता चाहिए लेकिन बेस्ट चाहिए, क्या सस्ते में सबसे बेस्ट चीज मिल सकती है? बहुत कम, कहीं बाय चांस। वैसे सस्ते में हमेशा आपको लॉस होता है, सस्ते में क्योंकि आपको सस्ती हमेशा चीज कम चलती गलत है। चीज मिलती है, और सस्ते में हमेशा आप नुकसान खाते हो। सस्ते के पीछे कभी ना भागो। एग्जांपल दे देना, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट लेना है, और सर यूज कार्ड की बात कर लो, हाँ, मैं use 3060 दे रहा हूँ 75,000 रुपए का, वो कहेगा मुझे 65 का मिला है। या तो वो किसी रैंडम बंदे से बाय करेगा जिसकी वारंटी नहीं होगी, या वो किसी ऐसे बंदे से बाय करेगा जो उसको रिपेयर दे दे। रिपेयर्ड हुआ होगा। हाँ, और एक और चीज, सील के पीछे कभी ना भागो। जो Seal- कार्ड के पीछे सील हाँ, होती use है card उसकी की। कोई औकात नहीं है। ये पाकिस्तान में पता नहीं कौन से सेलर्स को मैं क्या बोलूं, इन्होंने ये मशहूर कर दिया है। भाई वो सील जो है फेक सील है, और सर वो 10 रुपए का वो 50 रुपए का पत्ता मिल जाता है। उर्दू बाजार में हाँ, बन रहा है सारा। उर्दू बाजार में बन रहा है। ठीक है, डड्डू चार्जर ब्रांड बनेगा या अवाम डड्डू ही रह जाएगी? ब्रांड बनेगा, बन गया जी, ब्रांड तो बन गया है। ब्रांड बन गया है। अब आपको भी डड्डू बना देंगे, ब्रांड भी बन जाएगा, दोनों काम कर देंगे। ठीक है। तारे सफे मुक्के नहीं है मुक्के उस्ताद। अच्छा मुक गए ने। अच्छा हाँ जी, काफी ला रह गया। यार आपसे ना बातचीत करके ना बहुत अच्छा लगा, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। आप मुझे बताएं आपको कैसा लगा, कैसा था ये हमारा इनिशिएटिव कैसा? नहीं अच्छा है यार, ये मैंने आपको क्या बताया है, बड़े अरसे से सोच के रह गया, आपने शुरू किया हुआ है। मेरी ना मुझे वाइफ ने आइडिया दिया था 1.5 साल पहले, जब मैं उनसे मिला फर्स्ट टाइम, और वो सब मेरी शादी को भी ऑलमोस्ट साल प्लस होने वाला है। तो 1.5 साल पहले उन्होंने मुझे बोला कि यार ऐसे करो, तुम ना एज एन इन्फ्लुएंसर भी जो है ना पॉडकास्ट स्टार्ट करो, सेलर्स को बुलाओ, टेक्निकल बंदे। मैंने कहा ये लाहौर में हो सकता है, पिंडी में इतने लोग नहीं है, और लाहौर से पिंडी लोगों को बुलाना बड़ा मुश्किल है। तो मैंने फिर ये करते करते बिजी में वो रह गया, तो मैंने कहा चलो छड्डो यार, मेरे से नहीं हो रहा, ये बहुत लंबा काम है। लाहौर में ये इजी है करना, यहाँ पे बहुत लोग हैं, यहाँ पे तो आप सेलर्स ही गिनना शुरू करोगे तो नहीं मुकेंगे। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, आपने कर लिया, अच्छी बात है, एक ही बात है। आप हमारे व्यूअर्स को क्या बोल सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें? सर जी चैनल को रिपोर्ट करें, चैनल को बैन कराएं। बिल्कुल यार, सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो। इसको भी दूसरा भी आप डड्डू चार्जर वाले स्टाइल में बोल हाँ सब्सक्राइब। तो आज वीडियो काफी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके डाटा, बाय बाय, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।